हर कंट्री को इंडिया से टैलेंट की जरूरत है। लंदन में जब आप पढ़ रहे थे तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका खुद का वहाँ पे? नौकरी की तलाश में जर्मनी जाना चाहोगे या यूके जाना चाहोगे तो आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। यहाँ 35,000 कमाए वहाँ 1 लाख कमाए, एक ही बात है, ऐसा तो नहीं है। आउटसोर्सिंग का जो बिजनेस इंडिया में है वर्ल्ड में कहीं नहीं है। अगर आप 4 साल किसी कंट्री में रहे, डिग्री अपनी इंटरनेशनल ले ली, अब आप इंडिया में भी आ जाओगे तो 1-2 लाख तो कहीं भी कमा लोगे। फॉरेन एजुकेशन वो नहीं है कि जिसके पास पैसे हैं वो अपने बच्चों को बाहर भेज देता है। बच्चे को मिलना 10 लाख है और हम बताते 5 करोड़ है। मैं उसको जबरदस्ती के सपने 5 करोड़ के दिखा के और वहाँ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचने के लिए नहीं खड़ा करना चाहता। हमारे यहाँ से एक स्टूडेंट थी जयपुर से, बैंगलोर में जॉब लगी, उसकी करीबन 8 लाख रुपए का उसका पैकेज लगा। मेरे से मिली तो मैंने कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया में मशीन लर्निंग करो। तीसरे साल में गूगल पे 3.5 करोड़ का पैकेज। क्या बात। बीकॉम करा हुआ बच्चा हमारे यहाँ से जस्ट डायल में जॉब कर रहा था 25,000 रुपए। आज उसकी महीने की इनकम 3 लाख रुपए। 8-9 साल के अंदर आपने 1 लाख बच्चे भेज दिए। मेरे लिए एक नई दुनिया खुल रही है यार, ये क्या क्या हो रहा है। वहाँ BA इन लो भी होता है, BSc इन लो भी होता है, BTech इन लो भी होता है। तो जब सोच रहे हो वो चीज वहाँ पे तैयार खड़ी है। विदाउट क्वेश्चन आपको 1-1 करोड़ का लोन है, विदाउट क्वेश्चन। इंडियन गवर्नमेंट ने इतनी चीजें दे दी है, किसी को अवेयरनेस ही नहीं है सर इसके ऊपर। वर्थ इट है। जैसे मान लो 7 करोड़ में MBBS को US से कर रहा है, आपके निकलते ही सर 2.5 करोड़ का पैकेज है। एक कंट्री के अंदर करीबन 200 रूट होते हैं आपको एंटर करने के या अपने वीजा बढ़ाने के। राम राम भाई सारियानु। आज आपका स्वागत है फिर एक जबरदस्त पॉडकास्ट जो कि होने वाला है एक मास्टर क्लास। देखो, भारत की आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या ये है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और इसका मेन कारण है कि टॉप 10, 20, 30 इंस्टीट्यूशन को छोड़ दो तो बाकी जितने भी कॉलेजेस वगैरह है वहाँ एजुकेशन में वो लेवल नहीं है, वो स्किल नहीं है जो कि बाकी कंपनीज ढूंढ रही है। तो फिर आज का युवा करे क्या? वो चाहता है यार मैं जॉब मार्केट में मैं थोड़ा ऊपर पहुंचूं, मेरी अपॉर्चुनिटी खुले। उसके लिए वो विदेशों में जाके आजकल पढ़ने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट भारत से बाहर जा रहे हैं, लेकिन क्या ये स्ट्रेटजी ठीक है? और अगर देश से बाहर जाना ही है तो कौन कौन सी कंट्रीज बेस्ट है बाहर जाके पढ़ने के लिए? बाहर जाके पढ़ते टाइम कौन कौन से ऐसा स्कैम है जिनसे हमको बचना चाहिए? कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे हमको बचना चाहिए? कौन से कोर्सेज बेटर है? कौन से कोर्स में खर्चा कम और इनकम ज्यादा है? ये बात हमें कौन बताएगा? ये बात बताएगा आज के पॉडकास्ट पे जो आई है पर्सनैलिटी। बिकॉज ये भी एक छोटे से गाँव से बिलोंग करते हैं। इन्होंने खुद लंदन जाके पढ़ाई की और वहां पे जो इन्होंने अपनी परेशानियां फेस की, उसके बाद से उन्होंने एक मिशन बनाया कि जो परेशानी मैंने फेस की और किसी को नहीं फेस करने दूंगा। और अब तक 1 लाख से ज्यादा बच्चों को विदेश भेज चुके हैं, 100 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप की कंपनी बना चुके हैं। तो जितने भी सवाल स्टूडेंट्स के एक मन में होते हैं वो सारे सवाल आपके बिहाफ पे मैं पूछूंगा और लूंगा इनसे सीधे जवाब। तो आज की क्लास, अगर आप विदेश जाके पढ़ने की सोच रहे हैं या आप अपने या कोई पेरेंट देख रहा है अपने बच्चों को भविष्य में भेजने की सोच रहा है या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति कर रहा है, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए मास्टर क्लास है। तो शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की जनता जनार्दन की जय बोल के। तो नमस्कार अमर जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। और आज का हमारा पूरा उद्देश्य है कि सर आपकी जो पूरी नॉलेज है वो लेके एक आम भारतीय बच्चे को पहुंचानी है ताकि उसके साथ इस इंडस्ट्री में फ्रॉड ना हो और वो बेस्ट काम कर सके। तो सर अगले 2 घंटे आप टीचर हैं और हमको हमारी पूरी ऑडियंस को पढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अमर जी, सबसे पहले अपन बात करते हैं आपकी कंपनी के बारे में। आपकी कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है ताकि जो ऑडियंस है वो समझ पाए कि वो जो नॉलेज आ रही है वो कहाँ से आ रही है। राहुल जी, हमने ये जो कंपनी स्टार्ट की थी 2015 में, उसके बाद में करीब 1 लाख स्टूडेंट्स को, जैसे आपने बताया, हमने भेजा है बाहर। क्या बात है। और इसके अंदर हमने करीबन 14 सेंटर्स पैन इंडिया प्लस 2 ग्लोबल सेंटर हमने बनाए। क्या बात। हमारा मेन मिशन जो था वो ट्रांसपेरेंसी था। ट्रांसपेरेंसी कैसे कि बच्चे से क्या बात हो रही है, काउंसलर से क्या बात हो रही है, यूनिवर्सिटी से क्या बात हो रही है और बच्चा एंड में जाके क्या पढ़ेगा, ये सारा बच्चे को अपने मोबाइल की ऐप पे दिखना चाहिए। कितने चार्जेस हैं, क्या प्रोसेस है, कितनी डिले होगी नहीं होगी, ये हमारे को क्रिस्टल क्लियर करना था। और एक जो मार्केट में इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉमिस थी वो हमें खत्म करनी थी कि बच्चे को मिलना 10 लाख है और हम बताते 5 करोड़ हैं। वो चीज़ मेरे को ख़त्म करनी थी कि अगर 10 लाख मिलेंगे तेरे को, तो मैं ऐसा सेंटर बनाना चाह रहा था जहाँ पे बच्चे को ये पता हो कि इस कोर्स को करने के बाद अगर 10 लाख रुपए मिलने हैं तो वो पहले से उसके लिए प्रिपेयर्ड रहे। मैं उसको ज़बरदस्ती के सपने 5 करोड़ के दिखा के और वहाँ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचने के लिए नहीं खड़ा करना चाहता। तो वो, क्योंकि जब हम गए थे तब हमें यही होता था कि वहाँ तो युवराज सिंह पेट्रोल डीजल बेचता है यूके के अंदर, और वो पेट्रोल डीजल गाड़ी में फिल करके
1 करोड़ 2 करोड़ रुपए महीने के कमाता है। ये थ्योरी उस समय चला करती थी। लेकिन बाद में हमें पता लगा कि यूके के अंदर पेट्रोल खुद ही भरना पड़ता है, वहाँ कोई काम भी नहीं करता। तो ऐसे जो धोखे थे, इनसे ख़त्म करने के लिए और एक ट्रांसपेरेंट एआई टूल्स हमने यूज़ करे और बहुत अच्छा मैकेनिज़्म हमने तैयार किया है, जिससे बच्चे का सिलेक्शन प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस, उसकी टेस्ट प्रिपरेशन, चाहे जीआरई हो, जीमैट हो, सेट हो, उन सब की तैयारी करवा के उसको करियर प्लान पूरा उसको देके और हम बाहर भेज सके। उसको हम ये बता सके कि आज आप यहाँ हो और आने वाले 5 साल में आप यहाँ पहुँच जाओगे। तो हमारा जो काउंसलिंग का तरीका है वो ये है राहुल जी कि हम 5 साल बाद में क्या बनेगा, क्या बनना चाहता है, उससे हम सवाल शुरू करते हैं। हम ये नहीं कहते कि तुम ये कर लो तो ऐसे हो जाओगे। सही हम बात है। बच्चे से हमारा फोकस ये रहता है कि आप बनना क्या चाहते हो आज के 5 साल बाद, पहले वो बता दो। उस हिसाब से कैसे पहुँचोगे वो हम रोड मैप आपके लिए तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कंपनी स्टार्ट हुई है और ओवरसीज़ एजुकेशन यूके हो, कनाडा हो, कम पैसे हों, ज़्यादा पैसे हों, टॉप यूनिवर्सिटीज़ हो, लो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, उन सब का पोर्टफोलियो, स्कॉलरशिप का पोर्टफोलियो, हर बच्चे के लिए पर्सनलाइज्ड तरीके से उसका रोड मैप तैयार करना, करियर पाथ तैयार करना, ये हमारा मिशन है। और बहुत अभी तक सक्सेसफुल हो पाए हैं हमारे बच्चे। गूगल से लेके 5 करोड़ के पैकेज से लेके आपके ऊबर, गूगल, फेसबुक सब जगह प्लेस्ड हैं और छोटी-छोटी कंपनियों में भी प्लेस्ड हैं। आपको मैं बताऊँ, हमारे कुछ बच्चे जिन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करी है, वो बोइंग के अंदर काम कर रहे हैं और वो बच्चे वो थे राहुल जी जो एसएससी की तैयारी कर रहे थे यहाँ पे। अरे यहाँ पे क्या बात आरटीयू से पढ़ने के बाद वो एसएससी में 3 बार फेल हो गए थे और उस बच्चे का आज 2.5 करोड़ का पैकेज है एरोनॉटिकल बोइंग के क्या अंदर। बात है, क्या तो बात है। वो बच्चा जब मेरे से आज मिलता है तो आप समझ सकते हो कि कैसी भाई आपने लाइफ की ट्रेजेक्टरी चेंज कर दी ना सब। तो एक्चुअली बिल्कुल, क्या होता है, कोई बड़ा आदमी जब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं 1 करोड़ कमाता कमाता अगर 1.25 करोड़ भी कमाऊंगा मेरे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। लेकिन जो व्यक्ति 50,000 की तैयारी कर रहा हो और उसको आप सीधे 2.5 करोड़ पहुंचा दो तो फिर वो गेम ही डिफरेंट हो जाता है। और उसमें भी मैं जब देखता हूँ बच्चों को कि ये तैयारियां कर रहे हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं, टैलेंट है लेकिन वो यूज़ ही नहीं आ रहा। तो वो बच्चे 3 बार एसएससी में फेल हो गया था राहुल जी। ओके। ऐसे बथेरे बच्चे हैं, मैं आपको अनगिनत केसेस गिना सकता हूँ। लेकिन उन बच्चों को थोड़ी-सी सिंपल गाइडेंस और जो ये एक मिथ है कि बाहर जाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए राहुल जी। अगर बच्चा इंटेलिजेंट है, तो बहुत लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए में वो विदेश के अंदर बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकता है। तो ये अपॉर्च्युनिटीज़ हमें खोलनी थी। ग्रेट सर, तो आपने मतलब बहुत बड़ी ओपनिंग दे दी है पॉडकास्ट को। तो मतलब वैसा पॉडकास्ट में आपको अंदर तक क्या मिलने वाला है कि 1-2-5 लाख रुपए खर्च करके भी आप विदेश जा सकते हो, पढ़ सकते हो। और यहाँ पे जो एसएससी तैयारी कर रहा है वो भी तैयारी में भी 3-3 बार फेल हो रहा है, 2-2.5 करोड़ के पैकेज तक पहुंच रहा है। तो वैसा पे पॉडकास्ट ध्यान से सुन लेना। स्पेशली मैंने पहले कहा था जो बाहर जाके पढ़ने की सोच रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जो यहाँ भी पढ़ने की सोच रहा हूँ एक बार ये पॉडकास्ट जरूर देख लेना। तो सर ये सब का आपने किया, मात्र पिछले 15 में कंपनी चालू हुई, 24 में अपन बैठे हैं, हाँ जी। 8-9 साल के अंदर आपने 1 लाख बच्चे भेज दिए। जी। तो मतलब पर डे का एवरेज अच्छा खासा एवरेज है। तो सर ये आइडिया कहाँ से आया, स्टार्टिंग कहाँ से हुई इसकी आप? इसमें राहुल जी मैं यहाँ क्रिकेट खेलता था, राजस्थान अंडर 16 ओके। और उसके अंदर हमारे टूर्स बने। मैं तो गाँव से बिलॉन्ग करता था, गवर्नमेंट स्कूल से लेके प्राइवेट स्कूलिंग तक मैंने पढ़ाई करी है। तो हमें नहीं पता था कि लंदन कोई जाता भी है और जाता है तो कैसे जाते हैं। तो हम तो पहली बार फ्लाइट में बैठे थे और उसमें धुआं निकलता है। हाँ। उसमें हमें ऐसे लगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। तो ऐसे ही हमारा बैकग्राउंड रहा है। तो क्रिकेट खेलने हम गए और वहाँ पे काफ़ी फ्रेंड्स बने। फिर यहाँ पे एक काउंसलर कंसल्टेंट हमें मिले, तो उनके थ्रू हमें पता लगा कि हम बाहर जाके भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो वैसे मैंने मेरा पूरी जर्नी कंप्लीट करी थी ओके। और उसमें भी काफ़ी सारे चैलेंजेस आए थे। हम वहाँ गए, कॉलेज जिसमें भेजा गया था वो था ही नहीं। जहाँ हमने फ़ीस सबमिट करी थी वहाँ फ़ीस ही नहीं पहुँची। तो ऐसे कई सारी चीज़ें थी जिसको देख के लगा कि यार बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है। जब मैंने पूरी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी, मैं तो कॉलेज कैंपस मैंने मॉरिशस में डाल दिए थे अपने। मैं तो उस लाइन में था। लेकिन प्रॉब्लम जो थी वो शुरुआत से ही थी कि करियर गाइडेंस ही नहीं मिल रही। तो मैंने कहा इसको हम कैसे इसको प्रोसेस में ला सकें, कैसे इस पे सिस्टम्स डेवलप कर सकें, वो हमने करे और फिर यहाँ से हमारी ये कंपनी स्टार्ट हुई है। कि तो स्टार्टअप वर्ल्ड में या बिजनेस वर्ल्ड में सिंपल सा है कि इफ़ यू कोई एक ऐसी प्रेसिंग प्रॉब्लम अगर आप पकड़ लो जो कि सबको परेशान कर रही है और एक उसका ऑथेंटिक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन दे दो तो कंपनी बढ़ती है। जैसा तो अभी एग्जांपल देखा कि मात्र 9 साल में 1 लाख स्टूडेंट भी पहुंच गए, कंपनी की वैल्यूएशन भी शायद 100 करोड़ के आसपास है। तो सर लंदन में जब आप पढ़ रहे थे तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका खुद का वहाँ पे? और मतलब जब आप वहाँ पे पहुंचे थे तो जब भी आपने कहा गांव से है तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी क्या थी? मतलब लंदन पहुंचने के लिए कितना क्या खर्चा लग जाता है? या एक अमीर, अपन ऐसे कहते हैं नॉर्मली कि बड़ा आदमी तो पहुंच जाता है साहब, बड़े सेठों के लोग तो पहुंच जाएंगे, आम आदमी या मिडिल क्लास व्यक्ति जा सकता है क्या? सर देखिए, जब मैं गया था 2007 में, तब सिचुएशन बहुत अलग हुआ करती थी। आज गवर्नमेंट को ले लो आप, बैंकिंग सेक्टर को ले लो या
यूरोपियन कंट्रीज के अंदर वहाँ की रिक्वायरमेंट्स को ले लो, हर बंदे को अभी इंडिया से, हर कंपनी को, हर कंट्री को इंडिया से टैलेंट की जरूरत है। ठीक है। आप भी जगह जगह देखते हो कि 20,000 वैकेंसीज यहाँ खुल गई, 50,000 यहाँ खुल गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप वैकेंसी का वेट करके नौकरी की तलाश में जर्मनी जाना चाहोगे या यूके जाना चाहोगे तो आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये आप इस तरीके से फुलफिल कर सकते हो कि आज की डेट में मास्टर्स लेवल का जो कोर्स है, कोई भी मास्टर्स हो, उस कोर्स के अंदर 100% बैंक लोन दे रहा है आपको सरकारी बैंक, और वो भी आपको कोलेटरल फ्री, कोई कोलेटरल की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक तो ये तरीका है, तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट घर से कुछ नहीं लगा। मैं आपको इसका एक रेलेवेंट एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ से एक स्टूडेंट थी जयपुर से ही, ठीक है। उस बच्ची ने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स कर ली थी, ठीक है। और बेंगलोर में जॉब लगी उसकी, करीबन 8 लाख रुपए का उसका पैकेज लगा। उसने 2 साल जॉब करी, 8 के वो 12 लाख तक पहुंच गई। तो मेरे से मिली तो मैंने कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया में मशीन लर्निंग करो। सारा बैंक ने पैसा दिया राहुल जी उसको मशीन लर्निंग में। उसका टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हुआ, कुछ 75% ही थी, ऐसा भी कि 90% चाहिए। बैचलर्स में 75 थी, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, मशीन लर्निंग का 2 साल का कोर्स कंप्लीट किया, तीसरे साल में गूगल पे 3.5 करोड़ का पैकेज है। कैसे करियर की जो प्लानिंग है वो हम लैग कर रहे हैं, और पैसों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं है। इसके साथ इटली के अंदर मैंने जैसे आपको एरोनॉटिकल साइंसेज के कोर्सेज बताए, 2 लाख रुपए फीस है राहुल जी पूरे मास्टर्स के कोर्स की, और जो प्रोसेस है उसमें आप 2 लाख रुपए एडिशनल पकड़ लो, 4 लाख रुपए में आपको हो जाएगा। लेकिन उसमें वीजा के लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे आपको 10 लाख की ITR चाहिए। तो ऐसे कई सारी कंट्रीज हैं जिनमें अलग अलग तरीके से आप एंटर कर सकते हो, अपनी एजुकेशन को शार्पन कर सकते हो। बात यह है कि आपकी प्रोफाइल हमें पूरी इवेल्युएशन करनी पड़ेगी। एक क्लियर नहीं है कि गरीब बच्चा यहाँ जा सकता है, क्योंकि गरीब बच्चा होना अलग प्रॉब्लम है, लेकिन इंटेलिजेंट बच्चा होना हमारे लिए पॉजिटिव है। तो अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो हो जाएगा। अमीर हो और थोड़ी मार्क्स में कमजोरी है तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियली भी नहीं है और आप पढ़ाई में भी बेकार हो तो नहीं हो पाएगा। सही बात है। तो बैलेंस हम ढूंढेंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, कुछ तो आपके पास कहीं तो स्ट्रेंथ हो, कहीं तो जहाँ टैलेंट है तो पैसा कम है तो टैलेंट से काम चला लेंगे, टैलेंट कम है तो पैसे से काम चला लेंगे, दोनों ही कम है तो वैसा फिर काम नहीं चलेगा। सही बात। तो सर जैसे अभी अपने टोटल 1 लाख बस स्टूडेंट भेज जा चुके हैं, तो इसमें अगर मैं परसेंटेज में बात करूं कि यार कितने व्यक्ति ऐसा बात करेंगे कि यार ऐसे जो एवरेज घरों के लोग इतने जाते हैं या बड़े के जाते हैं, ज्यादा संख्या किन लोगों की है? सर मेरे पास करीबन राहुल जी मानोगे आप 70% ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल मिडिल क्लास से भी लोअर मिडिल क्लास आप ले सकते हो। 20% मिडिल क्लास वाले बच्चे हैं और 10% मेरे पास हायर मिडिल क्लास वाले हैं, जो कि कितना भी पैसा लगे सर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा प्रिंसिपल एक ही रहता है, जब मेरी काउंसलिंग चलती है या मेरी टीम की चलती है, कि भाई आप किसी भी कोर्स पे भेजो जो आपका मर्जी हो, जिस तरीके की बच्चे की प्रोफाइल हो। बात ये देख लेना कि ये पैसा चाहे घर से लगा रहा हो चाहे बैंक से ले रहा हो, ये 2 साल में इसका कवर हो जाना चाहिए। सही बात। ये अगर सोच के हम काउंसलिंग करेंगे और ये सोच के हम बच्चे को कोर्स पकड़ाएंगे तो वो बच्चा 2 साल बाद में अपने आप अपने लिए काम करेगा। भाई मार्केटिंग तो वैसे ही होगी, नहीं तो हमारे साथ कई आए कई गए। सही बात है। तो वो चीज़ हमें बहुत जरूरी है कि ROI क्या है। आप तो सीए हैं खुद, ROI के बेसिस पे ही इंडिया में एजुकेशन जो है वो एक स्टेटस सिंबल है। आप मानोगे इस चीज़ को। मेरा जो एजुकेशन का या बच्चों को काउंसलिंग करने का तरीका है वो ROI बेस्ड है। मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि आप कहाँ पढ़ गए, क्या स्टेटस हो रहा है, क्या मिला। और दूसरी बात, फिर अगर आपके पास कोई अलग ही एक्सपर्टीज है, जैसे मेडिकल फील्ड है, उसके अंदर भी हम ROI बेसिस पे कोर्सेज डिलीवर करवाते हैं बच्चों को। जैसे आपका नर्सिंग का प्रोग्राम है, यूके के अंदर 30 लाख रुपए फीस है। 4th ईयर से NHS जो वहाँ की गवर्नमेंट आपका मेडिकल है, उसमें रजिस्टर्ड नर्स बच्चा बनता है और 35 लाख रुपए से स्टार्टिंग होती है उसकी 3 साल में। तो आपका 50 लाख के इन्वेस्टमेंट में 35 लाख रुपए पहले साल से ही। ठीक है। तो इस तरीके से हम बच्चों को डिलीवरी देते हैं कोर्सेज। फिर वो लेकिन वो रह गया तो नर्सिंग या डॉक्टर भी बन सकता है? नहीं, उसमें क्या है कि आप 3 साल की नर्सिंग आ गई, 12th करते ही आप नर्सिंग पे जा सकते हो। ठीक है। 3 साल की नर्सिंग कंप्लीट हुई, 35 लाख रुपए आपकी गवर्नमेंट जॉब है। अब आप वहाँ पे पार्ट टाइम MBBS स्टार्ट कर सकते हो अपनी, कि 2 दिन हफ्ते में जाना है, बाकी दिन अपनी जॉब करो। उसकी फीस है करीबन 30 से 35 लाख रुपए सालाना, वो आपको बैंक देगा, वो भी यूके का।
तो 4 साल में आपकी एमबीबीएस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। हम्म, 4 साल के बाद में अगर आपने यूके से एमबीबीएस 4 + 3 7 साल हो गए। इंडिया में भी आपको 2 साल नीट में निकालते निकालते लग जाते हैं। 7 साल अगर आपने वहाँ से कर ली तो आप इंडिया में आने के बाद कोई एग्जाम आपको नहीं देना, आप रजिस्टर्ड डॉक्टर हो इंडिया में। सिर्फ ओके 5 ही कंट्रीज है, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएसए, जहाँ से अगर आपने डॉक्टर की डिग्री कंप्लीट करी है तो इंडिया में फिर आपको कोई एग्जिट एग्जाम नहीं देना, जैसे रशिया, यूक्रेन और इधर से देना पड़ता है, वैसा कुछ भी नहीं है। ओके। तो यहाँ पे आके अब जो तो उसका पैकेज तो काफी बेटर लग जाएगा जो बाहर से आया है सर वो यहाँ यूके आता वाला। ही नहीं है ना फिर। अच्छा वो आता ही नहीं, वहाँ क्या पैकेज लग जाए 7 साल होने के बाद? वहाँ जो पैकेज लगे कितने का लगे? करीब करीब 1.5 करोड़ से स्टार्टिंग होती है। ओके। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो बच्चा वहाँ डॉक्टर बन गया, आप अपने जयपुर का ही एग्जांपल ले लो, एटर्नल हॉस्पिटल है, वो अपने यहीं जयपुर के हैं लेकिन यूएस में प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर की। वो यहाँ आते हैं तो फिर सीधा हॉस्पिटल बनाते हैं बड़े, है ना। तो वो उनका लेवल ऑफ थिंकिंग या वो जो विजन होता है स्केल थोड़ा बड़ा वो हो बहुत जाता है। बड़ा हो जाता है। अब आप जयपुर में अगर हॉस्पिटल सेट कर रहे हैं एटर्नल जितना बड़ा, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की उनके पास एजुकेशन होगी, कॉन्फिडेंस होगा, कम्युनिकेशन होगा, फंडिंग रेस हुई होगी, सब कुछ हुआ होगा। सही बात तो है। वो उस तरीके से जाते हैं। फिर हमारे यहाँ पे डॉक्टर बनने के बाद 35,000 रुपये में करीबन 3-4 साल निकालने पड़ते हैं। बच्चा 30 साल का हो जाता है तब तक उसके पास पैसा नहीं आ रहा होता कमाई करने के लिए। तो ऐसी स्ट्रेसफुल जिंदगी का क्या फायदा। तो सर इसमें मैं तो अभी देखो, वैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पे रुकना चाहता था, लेकिन अभी आपने इंटरेस्टिंग चीज बोली है तो मैं इस पे डेप्थ में जाना चाहता हूँ। अपन अभी कैलकुलेट करते हैं 2 सिनेरियो। एक डॉक्टर, एक बच्चा है 12वीं क्लास में आया, अब वो इंडियन है, उसने कहा मैं नीट करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा, तो उसका कितना पैसा लग गया, प्लस उसने कितना कमाया 10 साल के होराइजन में। और उधर यूएस देखते हैं कि वो 12वीं के बाद नर्सिंग करने चला गया, अब उसका कितना पैसा लग गया और उसने कितना कमाया, ये आरओआई बेसिस पर भी कंपैरिजन करते हैं। इन डेप्थ में स्टार्ट करते हैं। सिनेरियो 1, इंडिया का बंदा है, उसके पैसे कितने लगे, समय कितना लगा है और आ कितना रहा है, बताइए। पहली चीज तो सर हम बात करते हैं, आपने 12th बोली, इंडिया में मैं 12th तक जाने ही नहीं दे रहे बच्चों को। हाँ। बच्चों को स्कूल में से पहले ही खत्म कर दिया जा रहा है। 6th क्लास से आप मानोगे, ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है जेईई का, हाँ। उसकी तैयारी 6th क्लास से स्टार्ट होगी। उसको हिंदी और इंग्लिश और जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो पढ़ता ही नहीं है, स्कूल उसकी प्रॉक्सी लग रही है, स्कूल वो जाता ही नहीं है। वो किसी भी कोचिंग सेंटर पे जाके वहीं से तैयारी चालू कर दी, तो 2 लाख रुपए आप उसकी फीस पकड़ के चलो, लग गई। तो 12th तक आते आते 12 लाख तो उसने वहीं कर दिए पूरे। ठीक है। चलो उसको भी साइड कर दो कि उसको हम नहीं मान रहे, लेकिन उसके बाद भी उसका नीट में नहीं निकलेगा फर्स्ट ईयर। नीट में सिर्फ 10% लोगों का निकलता है, मतलब 100 बच्चे अपियर होंगे, 10 बच्चों का ही आएगा। तो पहले तो आप वो चांसेस, प्रोबेबिलिटी देख लो कि पैसा लगने के बाद कितने निकलेंगे। ठीक है। ठीक है, फिर नीट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 3-3 लाख रुपए आपके 2 साल के तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है। 6 लाख रुपए ये हो गए। अब अगर आप 5% में आ गए, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगी, तो आपका हो गई बेड़ा पार, क्योंकि आप 2-5 लाख रुपए साल के दे के और अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका नहीं हुआ तो 1.5 करोड़ रुपए से नीचे किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपका एमबीबीएस नहीं होगा। जो कि आप देखते हो कि हर जगह पे डोनेशन देना पड़ रहा है या और भी बहुत सारी चीजें हो रही है। वो सारे बच्चे प्राइवेट कॉलेज में 1.5 से 2 करोड़ में अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं। तो ये है इंडिया में एमबीबीएस की सिचुएशन। उसके बाद उसकी सैलरी लगती है लाख रुपए के आसपास की। एमबीबीएस के बाद में लाख रुपए तो सर आप बहुत ज्यादा बता रहे हो। एमबीबीएस करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब जो लगती है उसमें करीबन 3 साल, पहले तो 1 साल की इंटर्नशिप रहेगी, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद में 3 साल तक गवर्नमेंट जॉब में आपको 25 से 30 हजार रुपए की सैलरी पे आउट ऑफ स्टेशन, मतलब अगर आप जयपुर के हो तो हो सकता है आपको बाड़मेर, जैसलमेर, बिल्कुल कोनों में, एकदम गाँव में भेजना पड़ता है, ऐसी बात। भेजोगे और 20-30 हजार रुपए की आपकी सैलरी होगी 3 से 4 साल। फिर आप एमडी करने के लिए तैयारी करोगे। एमडी में फिर एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें 2-3 साल फिर लगेगी आपको। एमडी फिर आपकी 3 साल की है, वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब जाके आप रिकॉग्नाइज्ड स्पेशलिस्ट बनोगे। तो ये पूरा ड्यूरेशन हो गया आपका करीब करीब 12 से 13 साल का। अब मैं कहता हूँ अगर 18 साल का बच्चा भी तैयारी कर रहा है तो 31 साल तक तो उसने 1 रुपया नहीं कमाया। लगाया 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 ही लगाया। तो आएगा तो भी वो मान लो कि उसकी रकम का ब्याज भी नहीं आ रहा। 1.5 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए उसने लगा दिए, तो 2 करोड़ रुपए लगा के कम से कम 1% बैंक में रख देते, एफडी करा देते, तो 6% ब्याज आता है, तो वो भी 1 लाख रुपए होता महीने का, तो वो भी नहीं आ रहा उसके। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है राहुल जी कि ये नोबल प्रोफेशन है। हाँ। ठीक है, बिना डॉक्टर्स के आप और मैं सही नहीं रह सकते, तो सही हमें बात डॉक्टर तो चाहिए ही। जैसे मैं भी कईयों को बोलता हूँ कि भाई एमबीबीएस में इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रही है, तो वो कहते हैं बिना डॉक्टर को कैसे रह लोगे। मैं डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिस्टम के खिलाफ हूँ कि सही जो बात है। डॉक्टर बनने का इंडिया का सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप नीट का अगर एग्जाम लेना है आपको, तो आप हर बच्चे को अपियर क्यों करने दे रहे हो। आप बोलो ना 12th में 90% मिनिमम चाहिए। एक
सेलेक्ट तो करो फिल्टर तो आपको, कर दो। भाई प्री रिक्विजिट तो करो कि भाई नीट के एग्जाम के लिए आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, कि कम से कम 12th के बेसिस में इतना तो होना चाहिए कि आपके बायोलॉजी में मिनिमम 80 मार्क्स तो आए या 80% तो आए। सही बात। तो कम से कम बच्चे उस स्ट्रेस में जाने से बचे। अगर आपने 5 लाख बच्चों को भी एग्जाम नहीं देने दिया, तो वो 5 लाख बच्चे कम से कम उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे कि 6-6 साल हम नीट की तैयारी कर रहे हैं। सही बात। उनको भी पता है हम नहीं निकल सकते, और इंडिया के कल्चर में पता है कि जब तक पापा बोलेंगे तैयारी करनी पड़ेगी। पापा अगर पैसे में दे रहा हो तो पढ़। हाँ, तू तो पढ़। तो वो ना पढ़ पा रहा, ना पापा को मना कर पा रहा, और उसकी जो मेन क्रूशियल डेज हैं कुछ बनने के, वो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। टैलेंट की आपने लंका लगा दी। पूरा Perfect. टैलेंट खत्म हो गया इस कंट्री का, जहाँ पे यूथ अभी इतना। तो मैं अब ये और वो 18 साल का बच्चा अभी अपने सेकंड सिनेरियो में वो जा रहा है उधर नर्सिंग का कोर्स करने। तो 18 की उम्र में कोर्स चालू हुआ, 21 तक तो उसका ओवर हो गया शायद। 21 तक राहुल जी वो 35 लाख रुपए का आदमी हो गया और रजिस्टर्ड नर्स हो गया यूके के अंदर। ठीक है। अब मैं ये मानता हूँ कि 30 लाख रुपए आपके लग गए, तो सबके पास 30 लाख रुपए नहीं है। तो ये तो मैं आपको यूके में बता रहा हूँ। आप दूसरी कंट्रीज हैं अपने पास इटली है जिसमें फ्री एजुकेशन है, जर्मनी है जहाँ पे नर्सेज की बहुत बड़ी डिमांड है। ये अभी तो राजस्थान गवर्नमेंट का जो आपका ये समिट हुआ है, उसके अंदर उन्होंने 20,000 नर्सेज मांगे हैं इंडिया से। तो आप नर्सिंग करने जर्मनी जा सकते हो, आपके 3 से 4 लाख रुपए साल की फीस है। मतलब और पैकेज वहाँ पे भी अच्छा ही है। पैकेज वहाँ पे करीबन 30-35 लाख रुपए सेम है। ओके। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पहले बच्चे को डॉक्टर बनाने से पहले उसको फाइनेंशियली फ्री करो, कि उसके ऊपर बर्डन मत आए। तो आप नर्सिंग कर लो, या फिजियोथेरेपी कर लो, या आप पैरामेडिक्स कर लो, या आप बायोटेक्नोलॉजी कर लो, आप फोरेंसिक साइंस कर लो। ऐसे अनाप शनाप कोर्सेज अवेलेबल है। अब फोरेंसिक साइंस इंडिया में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बायोमेडिकल्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पैरामेडिक्स क्या होता है कोर्स ही नहीं है। ऐसे आपके पास करीबन 30 कोर्सेज हैं जो आप मेडिकल फील्ड में कर सकते हो। क्या बात। क्योंकि इंडिया में अगर मैं बात करता हूँ कि 12वीं के बाद भी क्या कराएं बच्चे को, बोले साइंस का बंदा है तो डॉक्टर या इंजीनियर बन जा, कॉमर्स का बंदा है तो एक काम कर सीए कर ले या एमबीए कर ले, और अगर तू आर्ट्स का है तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर ले, कुछ और कर ले। ये गेम ले दे के 5 कोर्स में सिमट जाते हैं अपन। तो भी आपने जैसे मेडिकल में बताया, बहुत इंटरेस्टिंग, और मतलब मेडिकल की तैयारी करने वालों एक बार गौर से देखना और इस ऑप्शन पे एक बार बैठ के चर्चा करना क्या हो सकता है। काउंसलिंग तो लो कम से कम की क्या पॉसिबिलिटीज निकलती है। एसी में एक दूसरी चीज निकल के आती है, जैसे मैंने कहा कि मेडिक साइंस वालों के पास डॉक्टर है या इंजीनियर है। हाँ जी। तो जैसे आपने डॉक्टर्स में बताया कंपैरिजन, इंजीनियर्स में ऐसा कुछ अवेलेबल है? सर इंजीनियर्स में बहुत बड़ा स्कोप है जो इंडिया के अंदर नहीं है। इंडिया में 4 या 5 फील्ड है, सीएस, आपकी कंप्यूटर साइंस आ गई, सिविल आ गई, और ये, और उसमें भी वही रेट रेस है, आईआईटी और आईआईटी। ठीक। कि हमारा एमएनआईटी में हो जाएगा, आईआईटी में हो गया तो ठीक है, नहीं तो एमएनआईटी में नहीं हुआ तो बच्चा बेवकूफ़ है। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंजीनियरिंग को लेके चलते हैं। इंजीनियरिंग के अंदर आपको वहाँ पे करीब 500 प्लस स्ट्रीम्स मिलेगी। आपको एआई मिलेगी, आपको रोबोटिक्स मिलेगी, आपको डेटा साइंस मिलेगी, आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिलेगी, आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलेगी। मतलब आपको कौन सा पुर्जा पसंद है कंप्यूटर का, उसकी डिग्री है। तो इतनी वैरायटी में आप पढ़ते हो। आपको बिजनेस कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग मिलेगी। सही बात। मतलब कॉमर्स प्लस इंजीनियरिंग प्लस आपका ये आर्ट्स, तीनों फील्ड्स को मिक्स करके आप अपना नया कोर्स डिजाइन करवा सकते हो। क्या बात। तो इस तरीके से आपको वहां पे प्रेशराइज नहीं करा जा रहा कि आप ये पढ़ो। मतलब जो तुम्हें पसंद है भाई वो पढ़ ले। तो जो पसंद के साथ करोगे, पैशन के साथ करोगे, तो ऑब्वियसली वहां आगे भी बढ़ोगे और तुम्हें मजा भी आएगा। मैं अब आपको यहाँ इसमें पे बहुत एक बताता हूँ सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट होता है बैचलर्स के अंदर। 3 साल की डिग्री है आपके, 3 साल के अंदर आपको 12 यानी 36 सब्जेक्ट जो है वो पास करने हैं। ठीक। उन 36 में से 6 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। बाकी जो 30 सब्जेक्ट हैं उसके लिए आपके पास 750 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन है। आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लो। मतलब जैसे अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो तो 6 आपके लिए कंपलसरी है। उसके अलावा आपके पास 700 वेराइटीज हो रहे हैं। तो आप, हो सकता है कि आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा वो आप इंजीनियरिंग स्कूल में जाके पढ़ रहे हो, लॉ से रिलेटेड है वो कुछ। मतलब इतनी आपके पास वर्टिकल्स है, क्योंकि लॉयर बनने के लिए 5 या 6 सब्जेक्ट ही जरूरी है आपके पास। बाकी तो आपका इंटरेस्ट है। तो मैं जैसे लॉयर और मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो पढ़ ले भाई, तुझे ऐसा मुझे फाइनेंस भी पढ़ना है वहां, आज ही पढ़ ले। थोड़ा सा मैं तो बायोटेक भी समझना चाहता हूँ, देख ले। एआई करना है वहाँ कर ले। क्या। और वैसे आपकी डिग्री पे लिखा हुआ आएगा कि इस बच्चे ने ये सब्जेक्ट पढ़े हैं और ये बैचलर्स इन लॉ इसकी अवार्ड हुई है, इसको दी है। अब हमारे क्या है कि वहाँ बीए इन लॉ भी होता है, बीएससी इन लॉ भी होता है, बीटेक इन लॉ भी होता है। ओके। मतलब आप समझ रहे हो। तो
बीए एक इन नई बिजनेस दुनिया खोल मैनेजमेंट। रहे हो आप, जो मतलब पॉडकास्ट वालों के वो जो सुन रहे हैं उनके लिए तो ही, मेरे लिए एक नई दुनिया खुल रही है कि यार ये क्या क्या हो रहा है। हाँ जी, तो बीए इन बिजनेस मैनेजमेंट, बीएससी इन बिजनेस मैनेजमेंट और बीटेक इन बिजनेस मैनेजमेंट, और आपको डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस मैनेजमेंट और मिल रहा है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग जो अपन कर रहे हैं, जो कर अभी रहे हैं। ऐसे ही मैं इंडिया में अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है तो मोस्टली मैंने इससे सीख ली, मैंने उससे सीख ली, मैंने गूगल से सीख ली, मैंने कोर्स कर लिया, वहाँ पे पर्टिकुलर कोर्स सर्टिफाइड करके सिखा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का। हमारे यहाँ से 2 बच्चे थे, वो आए मेरे पास कि सर बीबीए करना है। हाँ। मैंने कहा बीबीए के अलावा क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? हम्म, बोले सर और तो कुछ नहीं है, या तो बीबीए या बीकॉम है। मैंने कहा कहाँ जाना है? बोले यूके जाना है। मैंने कहा पैसे? बोले पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा तो आपका इंटरेस्ट क्या है? बोले सर मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। अब यहाँ बीए इन मार्केटिंग तो होता नहीं है, हम्म, अभी स्टार्ट हो गया हो इंडिया में तो अलग बात है। तो मैंने कहा आपको मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग में आपको क्या आता है? हम्म, बोले सर मैं लग्जरी ब्रांड मैनेज, जो ब्रांड्स होते हैं ना उनके लिए मैं डिजिटलाइज कॉन्सेप्ट्स लेके आना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बीए इन मैनेजमेंट प्लस डिजिटल मार्केटिंग को मर्ज करो। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स है यूके के अंदर, उसमें एक और अवेलेबल है आपके पास कि आप बिजनेस मैनेज भी पढ़ रहे हो और आप डिजिटल मार्केटिंग भी साथ कर रहे हो, डुअल डिग्री आपको मिल रही है। हम्म, राहुल जी, फर्स्ट ईयर बच्ची ने कंप्लीट किया, सेकंड ईयर बच्ची ने कंप्लीट किया, थर्ड ईयर में लॉरियल में 35 लाख रुपए की जॉब करी, थर्ड ईयर में चल रहा है। सैंडविच ईयर ले लिया उसने। देखो फ्लेक्सिबिलिटी, फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, सेकंड ईयर पढ़ लिया, थर्ड ईयर वर्क के लिए आपने होल्ड पे डाल दिया, उसको सैंडविच ईयर प्रोग्राम बोल रहे हैं। और फोर्थ ईयर में वापस बच्ची पढ़ने आई है। मतलब 35 लाख रुपए जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में फीस लगी, थर्ड ईयर में उसने कमा के अपना वापस कर दिया, और अब फोर्थ ईयर पढ़ेगी और फोर्थ ईयर कंप्लीट होते ही उसके पास जॉब रेडी है। तो मतलब अच्छा, वहाँ पे एक और चीज है, जो आप पढ़ रहे हो वो ऐसी चीज पढ़ रहे हो जो कि इंडस्ट्री को चाहिए, चाहिए। तो इंडस्ट्री तुरंत ले लेती है। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंजीनियरिंग किया किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, अब मेरे को जो प्लेसमेंट के लिए कंपनी आई है वो कह रही है हमें तो ये चाहिए ही नहीं। बोले भाई साहब मेरे पास तो है जो यही है। तो वहाँ तो जब सोच रहे हो वो चीज वहाँ पे तैयार खड़ी है। इसका भी Great. उल्टा प्रोसेस है वहाँ पे। जैसे मैं यूनिवर्सिटीज़ के एकेडमिक्स से मिलता हूँ, प्रोफेसर से मिलता हूँ, तो वहाँ क्या हर साल एक रिव्यू होता है, सारे कॉर्पोरेट्स आते हैं, सारे यूनिवर्सिटी के जो प्रोग्राम्स डिज़ाइन कर रहे हैं वो आते हैं, कॉर्पोरेट्स बताते हैं कि आज के लिए हमें ये ऐसा यूथ चाहिए। अब आपको बताऊं, क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट है जो पहली बार डिज़ाइन करी थी एक्चुरियल साइंस करके एक प्रोग्राम। उनको क्या चाहिए था? उनको चाहिए था बिजनेस और फाइनेंस के बच्चे को नॉलेज हो, और उस बच्चे को थोड़ा प्रोग्रामिंग वगैरह भी आता हो और डेटा भी वो समझ सके कि ऊपर नीचे कैसे क्या सिस्टम है। उन्होंने एक्चुरियल साइंस कोर्स डिज़ाइन करा। राहुल जी, बीए या एमएससी, जैसे बीकॉम आपने इंडिया से कर लिया, बीकॉम करने के बाद आप एक्चुरियल साइंस के लिए पढ़ सकते हो एमएससी, एक ही साल का प्रोग्राम है, और कुछ 18 लाख रुपए फीस है उसकी, पूरी आपको बैंक से लोन मिलेगा। डिग्री कंप्लीट करते ही कम से कम 60 लाख रुपए का आपका पैकेज है बीकॉम वाले बच्चे के लिए। तो आरओआई तो सीधी सीधी होगी, मतलब 4 गुना, 3 से 4 गुना कमा रहा है, सीधा उसमें क्या है। दिक्कत है? और वहां पे तो ऐसा है कि ये कोर्स इतना नीश है कि यहाँ पे तो जॉब मिलना ऑलमोस्ट फिक्स ही है। फाइनेंशियल मॉडलिंग आ गई। हम एमएससी फाइनेंस करेंगे तो उसमें मॉडलिंग नहीं सिखाएंगे, वो कंप्यूटर से रिलेटेड हमें कुछ नहीं सिखाएंगे। तो एक्चुरियल साइंस जो प्रोग्राम है वो बीकॉम वालों के लिए भी है, बीटेक वालों के लिए भी है, और बीएससी वालों के लिए भी है। कोई भी बच्चा उस प्रोग्राम को कर सकता है, जॉब रेडी कोर्स है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यहाँ पे भी बहुत काम आता है। आप भी देखते हो सास के जो सर्टिफिकेशंस है, उस कोर्स के अंदर 8 सर्टिफिकेशन इंक्लूडेड है डिग्री में। अगर वो सर्टिफिकेशन भी आप करने जाते हो तो 30-35 लाख रुपए आपके लगते हैं, लेकिन ईआरपी के अंदर इंक्लूडेड है 30 लाख रुपए में आपकी 2 साल की डिग्री है, और 42,000 गवर्नमेंट वैकेंसीज है। 23 से 24,000 हर साल फिल होती है। हाँ जी, और करीब करीब 60 लाख से उसकी भी सैलरी स्टार्ट होती है। तो 60 लाख में आप गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हो, कर सकते और इन्वेस्टमेंट आपका इनिशियल कितना, 20 लाख के आसपास? ऑस्ट्रेलिया में 35 लाख रुपए, यूके में 20-22 लाख रुपए। मतलब आप ये मान लो पढ़ाई हो रही है, जो आपका जो कोर कॉन्सेप्ट था मुझे समझ में आ रहा है कि 2 साल में सब में रिकवरी करा रहे हो आप। 2 साल तो मैक्सिमम है, मतलब किसी की तो मैं देख रहा हूँ कि पहले साल में ही वो 3-4 गुना लेके जा रहा है। सर 2 साल का आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है डिग्री के साथ ही। वो यूके में, आपको यूके चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चला जाओ, उतना तो आपको काम करने ही करने देगी गवर्नमेंट। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि उस पीएसडब्ल्यू में आप रिकवरी कर लो। तो आपने क्या करा, 4 साल किसी कंट्री में रहा, डिग्री अपनी इंटरनेशनल ले ली, एक्सपोजर मिल गया आपको, आप सीखना बैठना सीख गए। अब आप इंडिया में भी आ जाओगे तो 1-2 लाख तो कहीं भी कमा लोगे, क्योंकि अब आप रेडी हो। फॉरेन रिटर्न है भाई, आप जब सीवी पे आपके दिखेगा कि भैया तो लंदन रिटर्न है, ऑस्ट्रेलिया रिटर्न है, तो ऑब्वियसली आपको इंटरव्यू में भी प्रायोरिटी है, बाकी के कंपैरिजन में पैकेज भी अच्छा मिलेगा, प्रमोशन भी अच्छा मिलेगा, बिल्कुल सारी चीजें आती है। मतलब इतना डेप्थ में एक्चुअली क्या ये आपकी एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, पर ये बहुत अनएक्सप्लोर्ड है।
मतलब मैं जब पहली सुन रहा हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि यार मैंने ये चीज़ पहले क्यों नहीं सुनी थी। मुझे आइडिया था थोड़ा बहुत कि हाँ ठीक है फॉरेन एजुकेशन, बट आई यूज्ड टू थिंक कि ठीक है ये जो मोटा मोटी चीज़ें जो कोर्सेज यहाँ एमबीए यहाँ से नहीं किया एमबीए वहाँ से कर लिया, ये सोच के कर ले, लेकिन वहाँ इतनी सारी वेराइटी है। एंड जस्ट क्यूरियस सर, टॉप कोर्स आपको क्या लगता है आज की डेट में कि टॉप कोर्स कौन से हैं इंडिया के बाहर, जो कि 5 कोर्स के नाम आप बता देंगे यार ये कोर्स करने चाहिए, अगर ये कोर्स कर दोगे तो ये बढ़िया चीज़ है, मतलब यहाँ पे ट्रेंड अच्छा है या जॉब फटाफट मिलती है, या इस समय के हिसाब से दिस आर द बेस्ट कोर्सेज। राहुल जी, इसको मैं 2 सेगमेंट में बांट देता हूँ, एक तो बांटो। बैचलर्स और एक मास्टर्स। तो ठीक है। पहले 2 कोर्स आपको बता देता हूँ बैचलर्स के लिए। या तो बच्चा कॉमर्स से होगा या बच्चा साइंस से होगा। ठीक। साइंस से है, बायोलॉजी है, तो नर्सिंग में आप जाओ, रजिस्टर्ड विद लाइसेंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपका कॉस्ट जो है वो वेरिएबल है कौन सी कंट्री में आप जाते ठीक हो। है। अगर आप कॉमर्स से या मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप एआई पकड़ लो या कंप्यूटिंग पकड़ लो, कंप्यूटिंग प्लस एआई पकड़ लो। इसके अंदर आप करियर रेडी ये कोर्स है। अब बात आती है मास्टर्स की, तो अगर आपने बीकॉम कर रखा है तो जैसे मैंने आपको बताया ईआरपी करियर रेडी कोर्स इन ऑस्ट्रेलिया। एक्चुरियल साइंस कनाडा से कर लो या यूके से कर लो, करियर रेडी कोर्स है एक्चुरियल साइंस के अंदर भी। फिर बात आती है कि आपकी पर्सनलाइज, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो आपका इंटरेस्ट किस में, जैसे मशीन लर्निंग में हम बच्चे को भेज सकते हैं, उसमें बहुत स्कोप है। तो ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो इंडिया में है ही नहीं, और हमारे पास करियर रेडी मतलब कंपनीज ढूंढ रही है कि कोई पढ़ के आ जाओ यार, और तुम्हारे से आखिरी सेमेस्टर की फीस भी नहीं दे तो हम दे देंगे, पर तुम इसको रेडी कर लो। और बैंक्स इन कोर्सेज के लिए लिस्ट है सर, आईसीआईसीआई बैंक ले लो आप, एचडीएफसी ले लो, यूनिवर्सिटी कौन सी है, कोर्स कौन सा है, और उसके ऊपर आपसे विदाउट क्वेश्चन आपको 1-1 करोड़ का लोन है, विदाउट क्वेश्चन। तो पढ़ने वाला बच्चा है तो उसके लिए तो बहुत सॉल्यूशंस है। एक सर अभी जैसे अपन बार बार बात अपनी आ रही लोन की, तो ये लोन इजीली मिल जाता है, मतलब कोई इशू नहीं है, या फाइनेंशियल्स वगैरह कैसे क्या है उसमें थोड़ा आप सर गाइड 2 करें। चीज़ है इसके अंदर राहुल जी, लोन के अंदर जैसे मैंने बताया, या तो आप फाइनेंशियली बहुत सॉलिड हो तो आपको इजीली मिल ही जाएगा। दूसरा है अगर आप एकेडमिकली बहुत साउंड हो तो भी आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। ओके। विदाउट कोलेट्रल, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स आपका कोर्स। इंडियन गवर्नमेंट ने इतनी चीज़ें दे दी है, किसी को अवेयरनेस ही नहीं है सर इसके ऊपर। लक्ष्मी योजना करके एक गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी, 9 लाख रुपए तक का विदाउट कोलेट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लोन है। फिर आपके पास बैंक्स ने लिस्ट निकाली कि भाई टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है, उनके अंदर आप एडमिशन लिया, ऑफर लेटर दे दो, बैंक आपसे विदाउट क्वेश्चन आपको लोन दे रहा है 11%, 9% के ऊपर। तो आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस है इस चाहे लोन हो, मतलब मैं ये मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि पैसा जो है वो विदेश में पढ़ाई के लिए कोई पंगा नहीं है। पंगा नहीं है, क्योंकि जब आरओआई सामने ही दिख रही है, जैसे अगर मुझे कोई कहते मैं गरीब घर से भी आता हूँ, लेकिन कोई मुझे कहते हैं कि यार 20 लाख लगाने के बाद 2 साल में 50 लाख आ रहे हैं, हाँ जी, तो 20 लाख तो भाई साहब मैं कहीं से भी कैसे भी अरेंज करके वो हाथ पैर जोड़ कर निकाल लाऊंगा, निकाल। मुझे आरओआई दिख रही है। और मैं कह रहा हूँ जब यहाँ लोगों को आरओआई नहीं भी दिख रही होती, पर डॉक्टर स्टेटस के लिए भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो कोई जमीन बेच रहा है, कोई गहने बेच रहा है, कोई उधारी मांग रहा है, वो आरओआई नहीं दिख रही तो भी मांग रहा है, तो वो आरओआई दिख रही है तो आदमी अरेंज कर ही सकता है। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति कह रहा है यार मैं तो लोन भी नहीं ले पा रहा है ना, तो क्या कुछ स्कॉलरशिप या फेलोशिप ऐसी भी सुविधाएं मिलती है? जैसे बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा जाता है कि यार अमेरिका में अच्छे अच्छे टैलेंट को बुलाया जाता है सिर्फ स्कॉलरशिप के दम पे, वो आपका टैलेंट देखते हैं और कहते हैं यार पैसे वैसे छोड़ो, हम देंगे पैसे, तुम तो आओ। वो राहुल जी सिर्फ रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स में है कि कई सारी पीएचडी लेवल पे जो सारे प्रोग्राम होते हैं रिसर्च के लिए, अगर आपके पास बहुत अच्छी प्रोफाइल है और वहाँ पे कोई रिसर्च ऑलरेडी यूनिवर्सिटी की चल रही है, तो उस रिसर्च के आपको अगर पार्ट बनना है तो आप अपना एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हो, अपने बारे में लिखते हो। अगर वो रिसर्च प्रपोजल वहाँ पे यूनिवर्सिटी को पसंद आता है या आपका जो सुपरवाइजर है उसको पसंद आता है, उस केस के अंदर आपका रहना खाना सब फ्री करती है यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप उस रिसर्च का पार्ट हो रहे हो और आपकी पीएचडी उसमें कंप्लीट हो जाती है। तो ये पीएचडी कोर्सेज के लिए ऐसा है। दूसरा, अगर पैसा वगैरह नहीं है तो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत सारी स्कॉलरशिप दे रही है। अपने जैसे राजस्थान है, राजस्थान के अंदर स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप है, इसके अंदर 300 बच्चे हर साल जा सकते हैं, जिसके अंदर आपका रहना खाना फ्री है, आपकी ट्यूशन फीस पूरी राजस्थान गवर्नमेंट देगी। राजस्थान गवर्नमेंट ये चाह रही है कि बाहर जाके बच्चा पढ़े और बेस्ट से बेस्ट स्किल्स लेके वापस आए। तो ऐसे कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट करीबन 450 बच्चों को भेज रही है। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि एक्सप्लोर किए जा सकते हैं जहाँ पे वो नहीं हो। बाकी मेरे को समझ में आ रहा है कि सीधा पैसा, या तो तुम्हारे जेब में पैसा होगा, नहीं होगा तो लोन रेडी है, और लोन नहीं है तो गवर्नमेंट की स्कीम्स रेडी है। बस अब में थोड़ा टैलेंट और थोड़ा सा जज्बा और मेहनत तो लगेगी। देखो तुम अगर यहाँ लोकल में इतनी कर रहे हो तो उतनी तो बनती है।
पर अगर वैसे बात करें टॉप एक्सपेंसिव कोर्सेज की, 5 कोर्सेज जो भाई साहब महंगे नहीं, बहुत महंगे हैं, अपन इसमें ये बात करें कि भाई ठीक है उसकी आरओआई भी अकॉर्डिंगली होगी, लेकिन अपन बात करें कि यार इतने महंगे कोर्स भी होते हैं क्या, तो 5 महंगे कोर्स की अपन बात करें। सबसे जो एक्सपेंसिव कोर्स है राहुल भाई वो है एमबीबीएस। हाँ। एमबीबीएस अगर आप यूएस या यूके या ऑस्ट्रेलिया से प्लान कर रहे हैं तो आप मान के चलिए 7 करोड़ रुपए तक आपकी कॉस्टिंग आएगी, फीस प्लस आपका लिविंग एक्सपेंसेस। तो सबसे जो एक्सपेंसिव डिग्री है आउट ऑफ वर्ल्ड वो सबसे एक्सपेंसिव मेडिकल की डिग्री है। ओके। दूसरे जो प्रोग्राम्स है वो फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रोग्राम की बेसिस के ऊपर वो एक्सपेंसिव है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग के ऊपर भी एक्सपेंसिव है। जैसे एमबीए की बात आप कर रहे हो तो एमबीए हम 10 लाख 20 लाख रुपए यहाँ सोच पाते हैं। ऑक्सफोर्ड का जो एग्जीक्यूटिव एमबीए है वो करीबन 1.5 करोड़ रुपए का है। कैम्ब्रिज का आप एग्जीक्यूटिव देख लो, हार्वर्ड का देख लो, ये सब 2-2 ढाई करोड़ की सिर्फ एमबीए की डिग्री है। मतलब एमबीए 2.5 करोड़ तक का भी वो जस्ट बिकॉज तो कॉलेज का ब्रांड बहुत बड़ा है कि वो वर्ल्ड की नंबर 1 इंस्टीट्यूट्स में से एक है। वो भी है और फिर एग्जीक्यूटिव है तो इट हैज यू मस्ट हैव कि 5 साल का तो आपके पास एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। फिर आप वहाँ पे पढ़ने के लिए कम जा रहे हो, आप अपना नेटवर्किंग के लिए जा रहे हो, तो वो चीजें आपको मिल रही है, तो उस चीज का वो 2.5 करोड़ रुपए आपसे लेंगे। नेटवर्किंग का ही है कि ठीक है कोई अच्छा दोस्त बन गया, एक अच्छी डील बन गई, तुम्हारा काम हो जाएगा उस पर। बाकी सारे कोर्सेज जितने भी हैं वो आपको यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है उसके हिसाब से, जैसे आप चाहे बिजनेस मैनेजमेंट भी कर रहे हो और आप अगर टॉप 10 यूएस में आईवी लीग में एडमिशन हो रहा है तो 3.5 करोड़ रुपए आपका बिजनेस मैनेजमेंट का खर्चा हो जाएगा। लेकिन ये सारे जो कोर्सेज हैं ये आप ये मान के चलिए कि इंडिया का 1% बच्चा भी नहीं जाता इनमें, और इनमें जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए फिर हमारे पास जीआरई है, जीमैट है, सेट है, इनकी पहले हम प्रिपरेशन कराते हैं। उस बच्चे को बहुत पॉलिश करना पड़ता है तब जाके वो एडमिशन्स हो पाते हैं। उसकी कम से कम 20-20 यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन जाती है। तो ये जो सेगमेंट है इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है, और ये बच्चे आप मानिए 9th क्लास से इसकी तैयारी कर देते हैं कि मेरे को इस यूनिवर्सिटी में जाना है, उसके लिए मुझे ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में एक्स्ट्रा रहना है, तो मेरे 5% एक्स्ट्रा मिलेंगे और मेरा एडमिशन हो जाएगा। कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी पड़ती, सर्टिफिकेशन इकट्ठे करने पड़ते हैं, और एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या क्या कर सकते हो, मतलब और स्कूल में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसके बेसिस पे आपके वहाँ ठीक है। ये ओलंपियाड जीतेंगे, इसमें पार्टिसिपेट के 5 नंबर है, इसमें जीत गए तो इतने नंबर है, इसमें इतने नंबर आए तो ये बोनस नंबर मिल जाएगा, वो वाली तैयारियां। और फिर जैसे एंट्रेंस के लिए सेट का एग्जाम होता है, सेट के अंदर अगर आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो आपको 70% तक स्कॉलरशिप भी देती है वो यूनिवर्सिटीज। ठीक है, अगर तुम 3 करोड़ का कोर्स कर रहे हो 2 करोड़ तो देती है तुमको, तो बिल्कुल क्या मोटा। तो जैसे वर्थ इट है, जैसे मान लो 7 करोड़ में एमबीबीएस कोई यूएस से कर रहा है तो वहां आरओआई निकल जाएगी उसकी, वर्थ इट है उसके लिए? सर 500% निकलेगी, क्योंकि अगर आपने पहली बात तो यूएसए में एमबीबीएस के लिए आपको यूएसएमएलई एग्जाम जो नीट के इक्विवेलेंट ही होता है वो क्लियर अगर आपका हो गया, और अगर आपने मान लो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी अपनी डिग्री के अंदर, तो आपके निकलते ही सर 2.5 करोड़ का पैकेज है। 2.5 करोड़ का पैकेज है, तो पता इस सेम पैकेज भी 3 साल में रिकवरी होती है और हर साल बढ़ता ही है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच ही जाओगे। ग्रेट सर। अपन सर आरओआई पर्सपेक्टिव से ही बात करेंगे, आपका ही पर्सपेक्टिव है, मेरा बीइंग ए सीए मेरा भी पर्सपेक्टिव यही है कि कितना लगा के कितना बनता है, उस हिसाब से अपन ने बात की एक्सपेंस के हिसाब से 5 कोर्स, फिर अपन ने बात की कि करियर रेडी के हिसाब से 5 कोर्स, 5 आरओआई पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि सर ये देखो यहाँ पे एक का वो स्टॉक मार्केट में यहाँ 1 का 4 बनेगा, यहाँ 1 का 2 बनेगा, तो कौन से ऐसे कुछ कोर्सेज आप सजेस्ट करेंगे यार ये वो वाले कोर्सेज हैं? मैं सोचते हुए कि बच्चा अभी 10th क्लास में, ये वीडियो देखने वाले एक पेरेंट्स देख रहा है इस वीडियो को, कह रहा है मेरा बच्चा 10th क्लास में है, जहाँ मुझे थोड़ी आरओआई ज़्यादा मिलेगी, मैं बच्चे को 11वीं क्लास में ये डिसाइड करूंगा कि इसको साइंस दिलाऊं कि कॉमर्स दिलाऊं, और उसके बाद तो फिर साइंस कॉमर्स दिला के आपके पास ही लेके आएंगे। लेकिन पहले ये बताओ कि कौन से कोर्सेज है इस पे वो दिमाग लगाए? सर देखिए 10th के बाद में बच्चों के पास 2-3 ऑप्शन ही इंडिया में मिलते हैं राहुल जी, तो आप ये चीज़ देखो कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। ठीक, अगर बच्चे का इंटरेस्ट तो कॉमर्स साइड में हो रहा है तो उसके लिए आपके पास कोर्सेज बहुत सारे हैं। आपके पास आजकल बिजनेस मैनेजमेंट भी वो बिजनेस मैनेजमेंट नहीं रहा जो अपन पहले सोच रहे थे, उसमें भी आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करने लग गया है। हमारे टाइम पे सिर्फ एक MIS करके एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था, आज AI भी है, आपका डेटा एनालिटिक्स भी है, डेटा साइंस भी है, काफ़ी सारे मॉड्यूल्स आपकी बिजनेस की डिग्री में ही एनग्रेव हो गए हैं। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि बायोलॉजी में बच्चा अच्छा है, मैथ्स में अच्छा है, कि इसको कॉमर्स बिजनेस की तरफ जाना चाहता है। और ये बिल्कुल नहीं सोचे 10th वाले पेरेंट्स कि मेरे को ये कराना है कि मेरे को डॉक्टर बनाना है, बस वहीं वो बच्चे को के साथ भी धोखा कर गए, खुद के साथ भी धोखा कर गए, और सारी पॉसिबिलिटीज जो है ना, अपॉर्चुनिटीज जो है उसको उन्होंने ढक्कन लगा दिया।
मतलब ये माइंडसेट ही कि मेरे बच्चे को मुझे डॉक्टर ही बनाना है या इंजीनियर ही बनाना है, वो आपने सारी उसकी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म कर दी। हो सकता है 11th में आपका बच्चा एकदम से पेंटिंग का शौक आ जाए और बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाना, तो बैचलर्स इन पेंटिंग भी होती है, बैचलर्स इन कैलीग्राफी भी होती है, बैचलर्स इन प्रोडक्शन भी होता है। बहुत सारी डिग्रीज़ हैं जिनके अंदर अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो उन कोर्सेज़ के अंदर आप जा सकते हो। तो मैं 10th क्लास में ये कहूँगा कि 10th क्लास के बाद में आप बच्चे का इंटरेस्ट देखो और उसके लिए आप हमारे पास भी ला सकते हो। हम कुछ टेस्ट बच्चों के लिए डिज़ाइन करते हैं जिसके अंदर उसका किस फील्ड में इंटरेस्ट हो रहा है, उसके हिसाब से हम आपको फील्ड बता देंगे कि भैया आपका बच्चा इसके अंदर जा सकता है या इस फील्ड में इसका ज़्यादा स्कोप जा सकता है। उस हिसाब से हम डिग्रीज प्लान कर देंगे। आप बच्चे को किसी भी तरीके का प्रेशर मत आने दो, उसको खेलने दो और उसकी पढ़ाई में उसके 70, 80, 90 ये परसेंटेज आ रही है तो उसके लिए पूरी दुनिया खुली है। ग्रेट सर। अभी मैंने एक चीज़ अभी जैसे आपसे बात करते करते रियलाइज़ की कि इंडिया में क्या है, पैशन का और पढ़ाई का डिस्कनेक्ट है। मान लो मेरा पैशन है, जैसे अभी आपने कहा मेरा पैशन पेंटिंग है, या किसी ने कहा मेरे को वीडियो एडिटिंग बहुत पसंद है, मैं तो ग्राफिक्स का बंदा हूँ, मुझे तो एडिट पसंद है, थंबनेल बनाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, पसंद मेरा पैशन वो है। लेकिन अब क्या करें यार, अब इसमें तो करियर क्या ही होगा, इसकी कोई पढ़ाई थोड़ी होती है। तो मेरे को पढ़ाई तो वही CA MBA ये करना पड़ेगा। अब वहाँ इंटरेस्ट नहीं है पर मैं कर रहा हूँ। पर जैसा आपने बताया कि यार वहाँ पे 700 ऑप्शन है, 800 ऑप्शन है, तो वहाँ जो मेरा पैशन है वो मेरी पढ़ाई भी बन सकता है। तो अगर मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग में मज़ा बहुत आता है पर यहाँ पे करियर नहीं है, तो अगर मुझे मज़ा यहाँ पे आ रहा है तो लंदन में या बाहर में कोई उसमें कोर्स भी हो सकता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग का एक कोर्स कर ले, तेरा पैशन भी हो गया, प्रोफेशन में बन गया और ROI भी निकल गई। तो ये सारी चीज़, तो उसका पैशंस होन तब हो जब उसको स्कोप दिखे। स्कोप इंडिया में वो स्कोप दिखता नहीं है। तो वहां पे अगर उसको बोले कि बेटा तुम्हारा बेटा को क्या पसंद है, बोले सर ये तो कुछ नहीं यार, ये तो ड्रामा में लगा रहता है। तो देर माइट भी कोर्स इन ड्रामा, क्या तो ड्रामा में कोर्स कर ले चल, तो इसी को आगे बढ़ा दे, इसमें भी कमा लेगा। स्कोप है इन चीजों में भी जो मैंने भी बिल्कुल। आपसे एक्सप्लेन की। इसी को मैं आगे आपको फॉरवर्ड बताओ। करता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला स्पोर्ट है क्रिकेट। हाँ। जो बच्चे क्रिकेट आगे नहीं खेल पाते वो क्रिकेट की कोचिंग करते हैं। हम्म, आप मानेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर क्रिकेट कोचिंग का प्रोग्राम नहीं है, क्रिकेट स्पोर्ट्समैन का प्रोग्राम नहीं है। हम्म, आपको मैं यूके में बताता हूँ, जो बच्चे क्रिकेट की तरफ इंटरेस्टेड हैं उनके लिए बैचलर्स इन क्रिकेट कोचिंग ये प्रोग्राम डेवलप करा गया है और इन बच्चों का मेक श्योर करा है कि ये प्लेस हो, इनको जॉब्स मिले। ये जॉब्स जो वहाँ के काउंटी क्लब्स हैं उनके साथ उनके टाइप्स हैं, ईसीबी के साथ टाइप्स हैं और ईसीबी और यूनिवर्सिटी साथ बैठती हैं कि कैसे आपको क्या चाहिए क्रिकेट में, आपको क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए कैसे बच्चे चाहिए, आपको किस सेक्टर में इनको ज़्यादा हम पॉलिश करें, कि भाई हम इनको मार्केटिंग की तरफ ज़्यादा पॉलिश करें, कि इनको हम बाउंड्री कैसी होनी चाहिए, किस तरीके के हम इनोवेटिव आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आप बताओ, हम बच्चे को डिग्री देंगे। तो ये जो अपन कहते हैं इंडस्ट्री और एजुकेशन में डिस्कनेक्ट अपन इंडिया में बार बार बात करते हैं, वहाँ है ही नहीं। वहाँ तो रिव्यू बेसिस पे चीजें हो रही है, तभी वो इतना ज्यादा इवॉल्व है। तो पैशन और जो आप बता रहे हो डिस्कनेक्ट यहाँ पे, वो इसीलिए है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट और यूनिवर्सिटी साथ में बैठते ही नहीं है, बातें नहीं करते, नहीं बैठ पा कम्युनिकेट ही नहीं रहे। करते। आज इंडिया की रिक्वायरमेंट ड्रोन्स की है। रीजन क्या लगता है आपको इसके पीछे? हमारे सिस्टम जो डेवलप है इंडिया के हाँ, अंदर, वो पहले पैसा चाहिए और बाद में देखेंगे। आप कहीं भी चले जाओ, ये सच्चाई है इंडिया की कि भाई अपन दोनों ये काम करते हैं, ये बताओ पैसा कितना बनेगा। अरे सही बात है। पैसा तो बन जाएगा, लेकिन तो ये प्रॉब्लम है कि हमारे जो कॉर्पोरेट्स ले लो चाहे आप यूनिवर्सिटीज ले लो, वो सब पैसा बनाने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार हो रखा है। किसी यूनिवर्सिटी को नहीं पड़ी कि बच्चे को हम कैसे डेवलप करके दें। और कंपनीज यहाँ पे जो है वो भी, आप आज हम कहते हैं इंडिया बहुत भाग रहा है, दौड़ रहा है आगे, लेकिन नींव तो आपको भी पता है। आज जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो यूएस से ही चल रहे हैं यहाँ पे भी। तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे यूनिवर्सिटी तक, हम पहुंच ही नहीं पा रहे बच्चे की ज़रूरत तक। हम आगे की फाउंडेशन के लिए या 50 साल आगे की, 100 साल आगे की हम नहीं सोच पा रहे, क्योंकि हमारी जेब कितनी भी भर जाए अभी खाली की खाली रहती है। मेन प्रॉब्लम यही है। इंडिया में एक चीज देखी, मैं आपको 3 केस स्टडी बताता हूँ लाइव, जो मैंने देखी है कि जहाँ इंडस्ट्री और एजुकेशन एक साथ मिले और जादू हुआ। सबसे पहला एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, मैं केस स्टडी कर रहा था TCS की। TCS ने जब काम उठाया कि भाई हम तो फॉरेन भेजेंगे, तो वो जो चीज़ चाहिए थी एम्प्लॉय में, वैसे एम्प्लॉय इंडिया में अवेलेबल ही नहीं, क्या करें। तो TCS के जो सीनियर एम्प्लॉय थे, जो उस समय के इनके फाउंडर थे फिकीर चंद कोहली जी, उन्होंने यार IIT कानपुर से बात की कि यार तुम एक काम करो ना, तुम बच्चों को ये चीज़ तो सिखाओ। तो IIT कानपुर बोला यार हमको क्या पता। बोले ठीक है, तुम तो प्रोग्राम, मैं बताता हूँ क्या प्रोग्राम बनाना है।
तो टीसीएस ने आईआईटी कानपुर को बताया कि मुझे क्या क्या प्रोग्राम चाहिए। वो प्रोग्राम बताते गए, आईआईटी कानपुर बनाता रहा, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, पूरा उसने बताया। और आईआईटी कानपुर में जो बच्चे पढ़े, मतलब पूरा बैच का बैच टीसीएस उठा के ले जा रहा है कि आईआईटी कानपुर में अब की बार 40 बच्चों का बैच है, ये पढ़ा, उठाओ सीधा अमेरिका प्लीज। तो जितने भी भारत, अपन कहते हैं ना कि यूएस में इंजीनियर्स बाहर हैं, वो सब पहली खेप जो भेजी हुई है वो टीसीएस की भेजी हुई है। और टीसीएस ने आईआईटी कानपुर से टाई अप करके अपना बता के फिर भेजी हुई है। सेकेंड चीज, इंडिया का सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट, अच्छा आईआईटी कानपुर इंडिया का प्रीमियम इंस्टीट्यूट। बिल्कुल। दूसरा आईएम अहमदाबाद, अहमदाबाद फाउंड किया एचयूएल ने। हिंदुस्तान लीवर ने कहा कि यार हमें एफएमसीजी प्रोडक्ट को मार्केट करना है, यार लोग ही नहीं मिलते ढंग के, बोले कोई नहीं, इंस्टीट्यूट बनाते हैं, अपने लिए काम करेंगे। आईएम अहमदाबाद बनाया, उसके सिलेबस में मार्केटिंग, ब्रांडिंग, वो सारी चीज़ें जो एचयूएल को चाहिए थी वो बताई कि भाई ये पढ़ाओ तुम। बच्चे वो पढ़ते हैं और वहाँ से सीधा उठा के ले जाता है एचयूएल। सारी एफएमसीजी कंपनियां आईएम अहमदाबाद आती है, क्यों? क्योंकि उन्होंने वैसा ही बनाया वो सक्सेस इंस्टीट्यूट। तीसरा, कंसल्टिंग में चाहिए हमको बंदे, क्या करें? तो आईएसबी हैदराबाद, मैकेंजी ने सपोर्ट से बनाया। मैकेंजी ने कहा भैया हमको कंसल्टिंग के बंदे चाहिए। आईएसबी हैदराबाद बनाया, कहा भाई लेके जाएंगे। तो जहां इंडस्ट्री आई प्रीमियम इंस्टीट्यूट के साथ, अपने आईएसबी हैदराबाद का आज वैल्यू है, आईएम अहमदाबाद की वैल्यू है, आपकी इसकी आईआईटी कानपुर की वैल्यू है, यही तो वैल्यू है। आपने 3 मेरे को गिना दिए हाँ। हैं। मैं चाहता हूँ कि कितना बड़ा हमें जरूरत है इसमें। ये मैं कह रहा हूँ हर इंडस्ट्री में होना चाहिए, हर कंपनी करे। जैसे आज की, मैं एक और एग्जांपल, चौथा ऐड कर देता हूँ। जोहो ने कहा यार हमको जो इंजीनियर चाहिए ना वो मिल नहीं रहे। जो इंजीनियर ये बड़ी बड़ी कॉलेज में आ रहे हैं ना, ये बड़ी कंपनियां आती है, इन्फोसिस, टीसीएस, ये ले जाती है, हमको कौन देगा? तो जोहो ने कहा छोड़ना, 12वीं के बच्चों को मैं ही सिखाता हूँ। तो जोहो ने खुद के ट्रेनिंग सेंटर ही डाल दिए, बोले मैं ही सिखाता हूँ, मैं ही हायर कर लूंगा। तो ये जो इंडस्ट्री अगर आ जाए ना कि चलो मैं सिखाता हूँ, तो सारा गेम ओवर हो जाएगा। तो ये इंडस्ट्री थोड़ा आगे नहीं बढ़ा रही, और थोड़ा गवर्नमेंट सब्सिडी में, इधर में उधर में सब तरह की मदद कर रही है, ये कोर फंडामेंटल पे काम नहीं कर रही है भाई। और इस पर एक जो मैं रीज़न देख पा रहा हूँ, आपकी बातों से भी मैंने ये आइडिया लगाया थोड़ा भी, ये जो एंट्रेंस एग्जाम का सिस्टम है ना, और ये जो कोचिंग्स चल रही हैं, ये सबसे बड़ा बैरियर है। क्योंकि आप बच्चे को कंपटीशन की तरफ ज़्यादा धकेल रहे हो रादर देन बच्चे को रिक्वायरमेंट बेस्ड टीचिंग्स के बजाय। और आप जो ये थ्योरेटिकल टीचिंग और प्रेशर बना रहे हो ना, ये बहुत गलत है। आपको रिसर्च बेस्ड एजुकेशन पे जाना चाहिए कि भाई ठीक है, इंडिया के अंदर 500 सब्जेक्ट हैं, आप कोई से पढ़ लो जो आपकी इच्छा हो। सिर्फ एक मेडिकल फील्ड ही तो है जिसमें डॉक्टर बनना ही तो एक मुश्किल काम है, उसको हटा दो आप। उसके अलावा तो सारे पढ़ने दो ना बच्चों को, जो सब्जेक्ट वो चाहे उसको पढ़ने दो। यूनिवर्सिटी में जितने सब्जेक्ट चल रहे हैं उसमें से कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करने दो। तो वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। और यूनिवर्सिटीज ये सोच रही है कि बीबीए के 12-15 सब्जेक्ट पढ़ के बच्चे की नौकरी लग रही, नहीं लग रही उसकी, वो कुछ नहीं सीख रहा उसमें। एमबीए में आप 8 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो आपकी पसंद के, उससे भी बच्चे का कोई भला नहीं हो रहा। तो कम से कम ये फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों में होना चाहिए, और ये शायद न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मेरे हिसाब से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी अभी इंडियन एजुकेशन में लैक कर रही है, वो जो समझदार बच्चा है, थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग है, वो जाके फॉरेन में जाके इन चीज़ों को प्लग कर सकता है। ये वो मतलब आज एक बहुत बड़ा मिथ जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनका टूटा होगा कि फॉरेन एजुकेशन वो नहीं है कि जिसके पास पैसे हैं वो अपने बच्चों को बाहर भेज देता है। अच्छा सर, एक और मिसकंसेप्शन है, वो मिसकंसेप्शन है कि भ्रम है, वो तो आप ही मुझे बताएंगे। एक कई लोगों का परसेप्शन है कि देखो बाहर पढ़ने 2 लोग जाते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, वो वहाँ चले जाते हैं। दूसरा, जिन बच्चों का यहाँ नहीं हो पाता ना, उनको बाहर भेज देते हैं पढ़ने। ऐसा ये भी एक परसेप्शन है कि अरे वो फलाना वहाँ क्यों गया पता है, अरे यहाँ हो ही नहीं रहा था तो उसको वहाँ भेज के करवा दिया। ये भी कुछ एक परसेप्शन है, ये कितना सही या गलत है? देखिए, पहले वाला जो है कि सिर्फ इंटेलिजेंट और पैसे वाले ही जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया 2 लाख से लेके 7 करोड़ तक के अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। दूसरा आपने पॉइंट बताया कि यहाँ नहीं हो पाया इसलिए वहां जा रहे हैं। हाँ। ये बात सच भी है और झूठ भी है। ठीक है। इसमें क्या है कि हमारे यहाँ पे जैसे पढ़ाई एक ही चीज को या 2 चीजों को मानते हैं, डॉक्टर या इंजीनियर तो भी पढ़ाई हाँ है। जी। तो डॉक्टर का क्या है कि डॉक्टर जो यहाँ पे नीट में गवर्नमेंट कैंपस नहीं ले पाया, तो उसके साथ क्या है कि प्राइवेट में जाने के लिए उसको 2 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है। अब उनके पास एक ब्रेकडाउन और मिला उनको कि जो ये चाइना, रशिया और यूक्रेन और ये किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, छोटी छोटी कंट्रीज है, इन्होंने अपने मेडिकल कॉलेजेस खोल रखे हैं और इन्होंने बोला कि इंडियन बच्चों को हम ये मेडिकल की डिग्री दे देंगे 3 लाख रुपए साल की। तो जो प्राइवेट कॉलेजेस के 1.5-2 करोड़ रुपए लग रहे हैं डोनेशन के, और जो नहीं दे पा रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि यार 15 लाख में हम रशिया से करा देते हैं, यूक्रेन से करा देते हैं। तो वो बच्चे हैं जिनका इंडिया में नीट में वो नंबर नहीं आ पाया, लेकिन उसमें कितनों का आ पाया?
उसमें ठीक तो बात है। 1-2% का ही आ पाया जो गवर्नमेंट में जा रहा है। उसके बाद वाले बच्चे कहाँ जा रहे हैं? जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट में डोनेशन दे के एडमिशन ले रहा है। अब बेचारों के पास, उनके पास वो नंबर भी नहीं आए और उतना पैसा भी नहीं है, तो वो बच्चे फिर आपके रशिया, यूक्रेन और इन कंट्रीज में जाके अपनी मेडिकल की डिग्री कंप्लीट करके वापस आते हैं। तो ये सिर्फ एक कोर सब्जेक्ट है जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट लागू होता है। इसके अलावा सारी जो फील्ड्स हैं उनके अंदर वही बच्चे जा रहे हैं जो इंटेलिजेंट भी है, इसमें भी इंटेलिजेंट ही जा रहे हैं, हाँ। लेकिन इनके साथ एक ट्रैप, ये मेडिकल फील्ड और डॉक्टर बनना ऐसा हो गया ना कि तो थोड़ा ज्यादा हो गया, नंबर हो या ना हो, बच्चे को पसंद हो या ना हो, बनाना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, भी मेरे रिलेटिव थे, मेरे से दिवाली पे मिलने आए थे। वो खुद प्रिंसिपल है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, उनकी वाइफ बहुत अच्छे ओहदे पे गवर्नमेंट जॉब में है। उनकी बेटी को उन्होंने 6th क्लास से कोचिंग में डाल रखा है, स्कूल नहीं भेजते। मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हो, इसको ग्रूम तो होने दो, करियर इसको सोच। नहीं सर, हम तो सेटल हो गए, हमारी तो सिर्फ भलाई इसी में है, या हमारी तो सक्सेस तभी है जब ये डॉक्टर बन जाएगी। अब ये मेहनत तो करती है पर कई बार इधर उधर बदमाशी, इसका दिल कई बार लगता नहीं है। वो बच्ची 9th में है सर, आप उसको डॉक्टर बनाने के प्रेशर में उसको 9th से ही ले आए। वो कब क्या अपने जीवन में कुछ कभी कॉन्फिडेंस आ पाएगा आपको, राहुल जी, लगता है उस बच्ची को? मतलब ही नहीं है तो सर। ये जो मतलब वो डॉक्टर डॉक्टर नहीं बनी तो अलग ही गेम है कि भाई सब कुछ किया तो भी नहीं बनी, वो अलग ही, वो बन गई तो भी नहीं आ पाएगा। नहीं आ पाए। मुझे तो बहुत सारे, मतलब मैं कह रहा हूँ बहुत सारे ऐसे भी मिलते हैं कि भैया डॉक्टर बन गए, काम कर रहे हैं और सब बढ़िया, लेकिन पूछो तो बोले यार गलत बन गए नहीं बनते तो कुछ और कर लेते, ये भी रहता है लोगों के। अच्छा सर, अभी अपन को ये समझ में आ गया कि ठीक है यार, ये इंडस्ट्री और एजुकेशन का डिस्कनेक्ट इंडिया में है, और अगर हमको हमारे जॉब चांसेस बनाने हैं या आरओआई पे काम करना है, हमारे पास कम पैसे हैं पर हमको एक्चुअल में इनकम कमानी है, तो हम फॉरेन जा सकते हैं। तो इसकी तैयारी आदमी कब से करे, किस एज से करे? जैसे अपन ने कहा 6ठी क्लास से तैयार बहुत जल्दी हो गया, 9 से करे, 11 से करे, किस एज से करे? क्या मतलब तैयारी के नाम पे करना क्या होता है? इसमें सर बहुत सिंपल है। 10th क्लास आपने क्लियर कर ली, उसके बाद में आप अपना टेस्ट लो, किस फील्ड के अंदर आपको जाना है, टेस्ट की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको खुद को पता है, वेल एंड गुड। ठीक है। नहीं पता तो जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल होता है, वो बता देता है कि भाई अपने पैशन से डरो मत, ठीक, बी करेजियस कि उसको हम फॉलो करें। और 11th में आने के बाद, 11th जैसे आपकी कंप्लीट हो जाए, आप कोई भी करियर काउंसलर जो फॉरेन में हेल्प करते हैं, जैसे हम करते हैं, आप हमसे बात करो और अपने सब्जेक्ट लेके आ जाओ। क्या आपका विज़न है वो लेके हम बता देंगे कि इस विज़न में फिट हो रहे हो आप, और उसके हिसाब से हम उनको, एक सिंपल टेस्ट रहता है इंग्लिश का कि आपको लैंग्वेज आती है या नहीं आती, वो भी हर जगह नहीं चाहिए। उसमें आइल्स, पीटी, टोफल, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, वो आप कर दो। और अगर आप यूएसए ही टारगेट कर रहे हो और आपको स्कॉलरशिप का भी बेनिफिट लेना है और थोड़ा आप इंटेलिजेंट भी हो, तो आप एक सेट का पेपर लिख दो, जिसमें अगर अच्छा नंबर आपके आ जाते हैं तो स्कॉलरशिप में उससे मदद मिलती है, एडमिशन में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा है मास्टर्स लेवल। तो जैसे आप बैचलर्स के फाइनल ईयर में आ गए, उसके बाद आप आ जाओ, आपके पास इंडिया में 5-10 कोर्सेज अवेलेबल हैं। मैं आपको करीब करीब 700 से 800 डिफरेंट कोर्सेज की लिस्ट पकड़ा दूंगा, आपको जो पसंद आए वो आप कोर्स करो, और आरओआई बेसिस वो आपकी वही कैलकुलेशन हम करके दे देंगे। बैचलर लेवल पे, ठीक है ना? हाँ जो जी। 12th के बाद जो उसको 3 साल की डिग्री करनी है उसकी हाँ जी, बात हो रही है, हाँ ठीक जी। है। अब मान लो आज के डेट में कोई बंदा देख रहा है, उसका बीकॉम हो गया, वो कहीं 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी कर रहा है, अब वो कह रहा है यार 20-25,000 में क्या होता है? अब उसके लिए क्या ऑप्शन? उसके लिए ऑप्शन बताता हूँ सर। बीकॉम करा हुआ बच्चा हमारे यहाँ से जस्ट डायल में जॉब कर रहा था 25,000 रुपये की, और उसको जॉब करते हो गए थे करीबन 4 साल, उसकी सैलरी 25 से 35,000 रुपये हो गई थी। 4 साल में इतना ही उसको इंक्रीमेंट हुआ। वो मेरे से मिला, मैंने कहा तुम यहाँ क्यों हो, तुम बाहर जाके एजुकेशन क्यों नहीं लेते भाई? दोस्त ही था मेरा। बोले भैया पैसे नहीं है। मैंने कहा यार तेरी 40,000 रुपये की जॉब है, 35,000 रुपये की, तेरे को पर्सनल लोन मिल जाएगा। भैया एजुकेशन भी नहीं मिलेगा, पर्सनल तो मिलेगा ही। उसने कहा हाँ भैया ये तो हो जाएगा। मैंने कहा पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर। उसको सर 4.5 लाख रुपए का पर्सनल लोन मिला। 2 लाख रुपए उसके पास और थे। 6.5 लाख रुपए में उसने MBA कंप्लीट करी है इटली से। आज उसकी महीने की इनकम 3 लाख रुपए, सीधा 35,000 से 3 लाख। 3 लाख। जो उसकी एनुअल इनकम थी उसकी मंथली इनकम बना और दी मजे आपने। की बात देखो, जिस दिन पहुंचा उसके अगले महीने उसके पास 1 लाख रुपए की नौकरी पार्ट टाइम से थी। कोविड उस टाइम आने से पहले की बात है। उसने अपनी एक स्कूटी खरीदी, अपना लाइसेंस लिया और डोमिनोज के अंदर डिलीवरी बॉय बन गया था वो। 1 साल उसने वो काम किया, डिलीवरी करी, और 1 साल के अंदर अंदर उसने वो जितना पैसा लगा था पार्ट टाइम में ही, डिग्री के पास साथ साथ ही अपना पर्सनल लोन चुका दिया, अपने 2 लाख रुपए घर वालों को दे दिए, और डिग्री कंप्लीट होते होते तो 10-15 लाख रुपए घर पे देके अच्छा खासा दूसरा घर बनवा दिया था।
क्या बात है। ये वही बच्चा है जो जस्ट डायल में या घिसते घिसते अगर 10 साल भी बिता देता तो वो 50,000 से ऊपर 60,000 से ऊपर नहीं जा पाता। नहीं आता। एक लेवल पे आके वो कंपनी ले ऑफ कर देती है कि ठीक है अभी 50 पे पहुंच गया, इसको हटाओ, 25 वाला नया लेते हैं। जी। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके जैसे मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, आपका जैसा बजट है वैसा अवेलेबल है। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको रेस्ट्रिक्ट कर सके, अगर आप में सिर्फ पैशन हो और एक पॉजिटिव माइंडसेट हो कि यार मेरे को लाइफ में कुछ करना है, वो जज्बा होना चाहिए। नहीं तो आप बच्चे वहाँ जाके भी ऐसा नहीं कि 100% ही सक्सेसफुल होंगे, वहाँ पे भी 5-7% ऐसे होते हैं जो मजे मार के वापस आ जाते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है, आके वापस यहीं दुकान संभालते हैं। तो मतलब मैं इसको ऐसे, अगर मैं इसको समझ रहा हूँ, पहले ऐसा लग रहा था कि जो बच्चा 10th के बाद है बाहर जाने की सोच रहा है ये उसके लिए चीज़ है, लेकिन जो 10th के बाद है या ग्रेजुएशन के बाद है या जो जॉब भी कर रहा है, ये कई लोग सुना कि यार अपन तो जॉब कर रहे हैं, अपने तो पढ़ाई लिखाई दिन पूरे हो गए, अब तो कमाने लगे, अब क्या करेंगे जाके, तो उनके लिए भी ये स्कोप अवेलेबल है। वहाँ कोई एज लिमिट का वैसा कोई चक्कर नहीं है कोई जैसे अपने लिमिट यहाँ नहीं है पर, सर। मेरे जैसे क्लास आज की डेट में कोई 35 साल का बंदा है, वो कह रहा है मैं तो भाई साहब 25 में पढ़ाई छोड़ दी, 10 साल हो गए नौकरी करते करते। मेरी यूनिवर्सिटी में सर, मेरी क्लास के अंदर मेरे बगल में एक बार करीबन 75-80 की एज की लेडी आके बैठ गई। मैं आधे घंटे शौक में था कि मैंने कहा ये स्टूडेंट है कि टीचर है और मेरी क्लास में क्या कर रही है। फिर मुझे पता लगा कि ऐसे करीबन 15 बच्चे हैं जो मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं। जब मैं 17 साल का था, मेरी क्लासमेट थी 80 ईयर्स ओल्ड। तो एज लिमिट तो कोई चीज़ ही नहीं है वहाँ पे। मतलब अगर आज की डेट में कोई 40 साल का बंदा है जो कह रहा है साहब मैं 20 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मेरा 1 लाख का पैकेज है, लेकिन मेरे पास इतनी सेविंग है कि मैं भी 10-20 लाख का कोई कोर्स कर सकता हूँ, मैं अभी भी दोबारा पढ़ाई करने जाऊँगा, तो अगर वो जाता है तो उसकी इनकम वो कई गुना बढ़ा सकता है अभी भी। आप कोई भी प्रोफेशनल को ले लो, 1 लाख 2 लाख कुछ भी हो, सबको पता है कि बाहर क्या सैलरीज हैं। और अगर उस प्रोफेशन में वो अच्छा है, चाहे उसकी सैलरी 20,000 ही हो, उस बच्चे को तो सोचने की जरूरत नहीं है। 35 साल का हो, 40 साल का हो, उसका फटाफट वीज़ा आएगा, उसका फटाफट एडमिशन होगा और उसकी जो सैलरी है उससे उसको 10-10 गुना बेटर रिटर्न्स मिल सकते सर अब हैं। उसमें एक छोटा सा उसमें कॉन्सेप्ट देखना चाहूँगा पीपीपी का, परचेस पावर पैरिटी का, कि मान लो वो जो आपका जस्ट डायल वाला बंदा 35,000 में यहाँ काम कर रहा था, ठीक है ना, लेकिन उसके खर्चे भी ऐसे ही थे, वो घर के मकान में रह रहा था, रोटी का किराया उसको देना नहीं था, आसपास घर था, पेट्रोल ज़्यादा लगता नहीं था। अब अगर वो वहाँ गया तो वहाँ का क्या 3 लाख रुपए तो मिले, पर क्या लिविंग स्टैंडर्ड भी मैच कर जाएगा वो? कहीं ऐसा नहीं हो कि वो यहाँ 35,000 कमाए वहाँ 1 लाख कमाए, एक ही बात है, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, उसमें मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। 3 लाख रुपए अगर इटली के अंदर आप कमा रहे हो, हाँ। इटली तो चलो कम एक्सपेंसिव है, आप लंदन में भी कमा रहे हो, तो लंदन में मैक्सिमम आपकी हाउस कॉस्ट जो आएगी एक रूम की, वो करीबन 50 से 60,000 रुपये में आपको अच्छी से अच्छी जगह पे अपना रूम और किचन आपको मिल जाएगा। यही एक आदमी को चाहिए होता है। उसके बाद में आप मुश्किल से मुश्किल 50,000 रुपये अपने और लिविंग एक्सपेंसेस पे खर्च कर दोगे, तो ये लाख रुपए 1.25 लाख रुपए तक आप अपनी अच्छी लाइफ जी रहे हो। उसके बाद में आपके पास 2 लाख रुपए बचे हैं। वो 2 लाख रुपए आप इंडिया भेजोगे तो पीपीपी तो खत्म ही हो गया ना वहाँ पे। सही बात है। कि भाई इंडिया में हर महीने अगर आपने 2-3 साल भी सेव कर लिए 2-2 लाख रुपए, तो आपके पास 1 करोड़ के आसपास में सारा इकट्ठा हो जाएगा। फिर आ जाओ ना आप, फिर जरूरी थोड़ी वहीं रहो। अब हाँ। आपके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर है, यहाँ 1 करोड़ रुपए आपके पास, आप क्या क्या कर सकते हो, कितना आप लाइफ को मैं कहाँ ले जा इंटरनलाइज सकते हो। वापस आके तुम जॉब करोगे उसी कंपनी में तो वो कंपनी 3x पे ले लेंगे तुमको। 3x पे ले लिया कि ठीक है यार ये तो अपना ही बंदा है, फॉरेन जाके आया, लंदन जाके आया, 4 चीज सीख के आया, इसको ले लेते हैं। बिल्कुल। वो कहीं अप्लाई करेगा तो उसका सीवी अपने आप ही वजन आ गया उसके सीवी में। सर आज कपल्स हैं, आप देखो राहुल जी, बेंगलोर के अंदर अगर हम बात करें तो 1 लाख रुपए की सैलरी पे आदमी काम कर रहा है और हस्बैंड वाइफ दोनों रह रहे हैं उनके लिए। और ये मैं बच्चे बता रहा हूँ आपको, बीटेक करे हुए, 1 लाख रुपए सैलरी, 1.5 लाख रुपए सैलरी में बेंगलोर में परेशान हो रहे हैं। आप ये देखो कि अगर हस्बैंड वाइफ आप हो और अगर आपने बीटेक के बाद में एमटेक के अंदर यूके में एडमिशन ले लिया हो चाहे ऑस्ट्रेलिया में ले लिया हो, आपका जो डिपेंडेंट है वो फुल टाइम नौकरी कर सकता है पहले दिन से ही। मतलब अगर आप स्टूडेंट हो, मैं स्टूडेंट हो, तो मेरी वाइफ फुल टाइम जॉब कर सकती है पहले दिन से। वो 30-35 लाख की उसकी डे 1 से सैलरी है और एज ए स्टूडेंट मैं खुद पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ। तो कपल्स के लिए फॉरेन एजुकेशन ज़्यादा बेनिफिशियल है बजाय फ्रेशर्स के लिए, जो ऑलरेडी 1 लाख 2 लाख के पैकेज पे इंडिया में है और वो चाहते हैं कि हम बड़ा कुछ करें। तो एक नीश कोर्स आप पकड़ो जैसे मशीन लर्निंग, और ये मैंने बताया आपको, आप वंडर्स कर सकते हो, बहुत आप लाइफ में आगे जा सकते हो। बात इतनी है कि आप कंफर्टेबल मत हो वहाँ से, अगर आपको आ जाना है तो थोड़ा 6-8 महीने साल भर अनकंफर्टेबल तो आपको रहना पड़ेगा। तो सर अभी अपन ने साइंस के 2 चीज़ की बात की, मेडिकल पे बात की, इंजीनियरिंग पे बात की, कॉमर्स के हिसाब से फाइनेंस एंड कंसल्टिंग में भी काफ़ी इनफ स्कोप है। फाइनेंस एंड कंसल्टिंग जो MBA CA का अल्टरनेट है।
सर देखिए एमबीए जो जैसे मैं सिंपल एग्जांपल, मैं सीए इंडिया से किया, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं लगा, कोचिंग वोचिंग सब माना तो लाख रुपए के अंदर अंदर हो गया। लेकिन अगर मैं खुद की प्रैक्टिस की, लेकिन अगर मैं जॉब पे भी लगता तो 6-7 लाख पे लग जाता, उस समय 6 लाख तो मिल जाती, तो आरओआई बहुत अच्छी खासी निकल जाती। अब अगर मैं वही सीए करने लंदन जा रहा हूँ या बाहर कहीं जा रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या, अगर मैं कंपेयर करूँ तो कैसा है? सर दो चीज़ें हैं इसके अंदर राहुल जी। एक तो आप प्रोफेशनली आपके पास डिग्री है, हम्म, और अगर आप यूके सेटल होना चाहते हैं, जैसे अभी आप इंडिया में अगर सीए देखेंगे तो 6 से 12 लाख 15 लाख के आसपास ये पैकेज रहता है। हाँ, और इंडिया में अगर आपके पास सीए की डिग्री है तो यूके में सिर्फ आपको 4 पेपर क्लियर करने हैं, ऑस्ट्रेलिया में आपको कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर करना, और वहाँ पे आपका सीधा 30-35-40 लाख रुपए तक जॉब आपको मिलती है। तो आप एमबीए इन फाइनेंस पकड़ो, आप यूके में आपकी एंट्री हो गई, और उसके साथ में वो 3-4 सब्जेक्ट जो हैं वो आप क्लियर कर सकते हो। वो आपके सीए इंडिया वाले से तो ईजी हैं, हम्म, तो वो आप वहाँ जाके क्लियर कर सकते हो। और वहाँ पे सीधी बैंकिंग सेक्टर में किसी में भी आपकी जॉब लगती है, 35-40-45 लाख रुपए की आपकी अच्छी खासी जॉब, और 5 बजे छुट्टी, मतलब 5 बजे छुट्टी, उसके बाद आप अपना इंडिविजुअल प्रैक्टिस अलग से चला सकते हो। तो ये तो है यूके के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीए के लिए कोई एग्जाम ही नहीं देना, मास्टर्स इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग आप कर लो, वही 42-45 लाख रुपए की आपकी पैकेज आपको वहाँ मिल जाता है। अब रही बात कि वहाँ पे अगर आपने 5 से 7 भी अच्छी फर्म्स को पकड़ लिया और आप वापस इंडिया भी आ गए 4 साल बाद, तो आउटसोर्सिंग का जो बिजनेस इंडिया में है सही बात। वो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। हम ही पूरी दुनिया की बैक एंड ऑफिस संभाल के बैठे हैं। तो बैक एंड ऑफिस आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के बेस पे संभालो, उससे अच्छा अपना छोटा सा स्टार्टअप करके उस पर संभाल सकते हो आप। स्टार्टअप से मुझे याद आया कि जैसे अभी अपन जब सब सारी बात कर रहे हैं कि वहाँ पे पढ़ाई करके वहाँ नौकरी भी कर सकते हैं, तो एक तो इसमें दो क्वेश्चन है। वहाँ जो नौकरी कर रहे हैं वो तो अब 2 साल का पीरियड आपने बताया, वो एक्सटेंड भी हो जाता है इजीली आराम से, कि मैं को वहीं सेटल होना है, मैं तो 10 साल जॉब करना है, मैं तो रहूंगा ही वहीं पे। वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। एक तो आपकी 2 साल के बाद में जो पीएसडब्ल्यू हो गया उसके बाद में आपकी सैलरी रेंज क्या है, और दूसरा आप किस सेक्टर के बच्चे हो, क्या ठीक। वो इन डिमांड है। तो वो हमें और डिटेल में चेक करना पड़ता है, जैसे बच्चे को भेजने से पहले कि आप जैसे बीकॉम के बाद एमबीए में मत जाओ, आप प्रोफेशनल अकाउंटिंग में चले जाओ। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल अकाउंटिंग वहाँ पे शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है, एमबीए नहीं आता। तो आप अगर एसओएल लिस्ट के कोर्स में आते हो और वो डिग्री आपके पास है, तो आपको फर्दर वीज़ा एक्सटेंड करने में आपको मदद मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम पहले से ही बच्चों को ब्रीफ कर देते हैं, क्योंकि इंडिया में तो आएगा बच्चा बीकॉम के बाद एमबीए करना है, लेकिन एमबीए के बाद उसको बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं। प्रोफेशनल अकाउंटिंग के बाद, फाइनेंस के बाद, डेटा एनालिटिक्स के बाद, इनके बाद में उसको ये चैलेंज नहीं आएंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को इन कोर्सेज के बारे में अवेयर करें और इनमें हम डालें, सिर्फ नाम एमबीए होने से, सही बात है। क्योंकि फिर वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। आप देखो, गॉट इट। अच्छा, ये जो अपना वीजा था, ये सिर्फ जॉब के लिए मिल रहा है या मैं स्टार्टअप भी, मैं चाहता हूँ मेरा स्टार्टअप करूँ या मैं बिजनेस डाल दूँ, इज इट पॉसिबल? सर स्टार्टअप के लिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप देखो कि मेरी जो यूनिवर्सिटी थी उसमें इंक्यूबेशन सेंटर था, उसके अंदर आपके फंडिंग के लिए लोग आते थे, यूनिवर्सिटी कैंपस में मैं बात बता रहा हूँ। और आपके स्टार्टअप आइडियाज़ आप थ्रू आउट एजुकेशन कभी भी पुटअप कर सकते थे, और आपके 20 रिजेक्ट हो गए तो 21वां भी आप डालने के लिए एलिजिबल हो, मना नहीं कर सकता कोई यूनिवर्सिटी। और अगर आपका आइडिया सेलेक्ट हो गया तो फंडर्स भी वहीं आएंगे। उस आइडिया को यूनिवर्सिटी जितना हेल्प कर सकती है या पुश कर सकती है, कि फॉर एग्जांपल आपको ऑफिस चाहिए, यूनिवर्सिटी ने एक रूम खोल दिया कि भाई यहाँ बना लो। आपको बड़ा डेटा सेंटर चाहिए या आपको टेक्निकली बहुत सपोर्ट चाहिए, वो यूनिवर्सिटी का आप डेटा सर्वर वगैरह सब यूज़ कर सकते हो। तो यूनिवर्सिटीज़ बच्चों को, आप देखो ना, फेसबुक बनाया तो यूनिवर्सिटी कैंपस में बनाया सर, आप गूगल बनाए तो यूनिवर्सिटी कैंपस में बने ये सारी चीज़ें। बच्चे 10-10 अपने फ्रेंड सर्कल में इकट्ठे हो जाते थे और यूनिवर्सिटी में ही सारी 24 घंटे काम करते थे। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ आपको सपोर्ट करने के लिए 8 बजे लॉक किसी भी रूम में नहीं लग सकता। आप अपनी बुकिंग करो, और आपको लाइब्रेरी में पूरे 10 दिन रहना है तो 10 दिन रहो। आपके स्लीपिंग बैग्स यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी में लाना अलाउड है। आप 10 दिन लाइब्रेरी में रहना चाहते हो, रहो। शावर्स की व्यवस्था है, आप यहाँ शावर ले लो, वापस अपना पढ़ाई कर लो। मतलब बहुत एक ओपन कल्चर है। ओपन कल्चर है, और एक एजुकेशन को लेके कोई ट्रॉमा नहीं है। उससे क्या निकल सकता है ना, उसकी कोशिश है। डिग्री देने की वहाँ पे कोई कोशिश नहीं है। वहाँ ये बच्चे को हम कैसे और खंगाल सकते हैं, चारों तरफ से चेक कर सकते हैं, इसको कैसे पॉलिश कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, और देश की इकोनॉमी के अंदर ही कैसे हेल्प कर सकता है, देश के लिए कैसे आगे आ सकता है, वो वहाँ पे एक जनमानस की भावना है। हमारे यहाँ पे जो है वो अलग सिस्टम है, लेकिन वहाँ पे एक कंट्री के लिए सारी पूरी कंट्री काम कर रही है। यूनिवर्सिटी भी काम कर रही है, तो बच्चे को देख रही है कि यार इसके नंबर इसमें कम आ रहे हैं, चलो इसको इसमें सपोर्ट करें, इसको उधर करें, ये कंट्री टीचर के लिए से कुछ कर जाएगा, कुछ मिला कर के ये जाए। बात है।
या हमारे डिग्री लेके घर जाए या इंडिविजुअल क्या है ना वो क्वेश्चन है, वहाँ कंट्री के लिए क्या कर रहे हो वो क्वेश्चन है। ये अच्छा, ये जो आपने भी कहा ये यूनिवर्सिटी वाली चीज है, लेकिन स्टार्टअप भी कर रहे हैं साथ में। तो उसके बाद जैसे मान लो मेरा तो बिजनेस सेटअप हो गया तो मैं छोड़ के तो कहूँगा, मैं तो बिजनेस हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से हूँ, तो वहाँ वो 2 साल में वो भी कर सकता हूँ मैं। नहीं, अगर आपका बिजनेस सेटअप हो गया और आपने जस्टिफाई कर दिया कि आपका एक डिसेंट टर्नओवर है या आपके पास 2-3 लोगों को आपने जॉब दे दी हाँ। उस कंट्री के, तो आपको फिर फर्दर एंटरप्रेन्योर वीजा एक्सटेंड हो जाते हैं आपके। एक कंट्री के अंदर करीबन 200 रूट होते हैं आपको एंटर करने के या अपने वीज़ा बढ़ाने के। एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, स्टार्टअप हो गया, इनोवेटर वीज़ा हो गया, बहुत सारे वीज़ा कैटेगरीज हैं, आप उनमें से किसी के लिए भी, और आपको फंडिंग का भी पता है कि बाहर कितनी ईजिली मिलती है, तो वो सारी चीज़ों की कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मतलब जॉब भी कर सकता है बंदा स्टार्ट, जैसे आपने जो ये IITN वाला एग्जाम्पल, जो सॉरी बैंगलोर वाला एग्जाम्पल दिया, बैंगलोर का एक कपल है, दिमाग में आइडिया है कि यार अपन ऐसा कर सकते हैं, बैंगलोर में उसको नहीं मिल रहा है स्कोप, वो वहाँ गया, पहले दिन वो पढ़ाई कर रहा है, वो जॉब कर रही है, और वहाँ पे अब वो अपने स्टार्टअप आइडिया को ब्रीडिंग कर सकता है कि तू यहाँ करो कुछ। बिल्कुल। तो वहाँ उसको फंडिंग की भी टेंशन नहीं है, सपोर्ट अच्छा है, लोग अच्छे हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं, और चल गया तो वो चीज़ आगे भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर। अमेजिंग सर, अमेजिंग। अब सर ये हमने बहुत अच्छी बातें करी, अब थोड़ी नेगेटिव बात है। क्या आपको लगता है कि अच्छा ये पॉजिटिव चीजें, माइनस चीज की बात करें कि ये इस चीज में स्कैम भी बहुत होते हैं, जिसका आपने स्टार्टिंग बताई थी कि यार मेरे साथ ही 10 चीजें हो गई, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जैसे आपकी वीडियो देख के कई लोग एक्साइटेड हो गए यार अपन ऐसा करते हैं, वो करने जब जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे एजेंट के चक्कर में फंस जाते हैं जहां उनके साथ चोट हो जाती है। तो कौन कौन से मिस्टेक हैं जो इनको अवॉइड करनी चाहिए, या कौन कौन से पॉपुलर स्कैम है कि यार ये होता है, ध्यान रखना? इसमें 3-4 चीजें हैं सर। जैसे एक तो है पैकेज सिस्टम, कि भाई आपने कहा अमर जी मेरे को तो ऑस्ट्रेलिया जाना है, मैंने कहा ठीक है जी 30 लाख रुपए जमा करा दो और आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओगे, ये मेरी गारंटी है। आपने मेरे को 30 लाख रुपए दे दिए, और अगर आपका वीज़ा नहीं आया तो मैं 1 लाख रुपए काटूंगा, बाकी पूरा रिफंड कर दूंगा। तो ये पैकेज सिस्टम चलता है हरियाणा, पंजाब, गुजरात और काफ़ी हद तक राजस्थान के अंदर, गंगानगर और इस तरफ। इससे हमें बचना है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फ्रॉड आपका होता है कि आपको ये नहीं पता कौन सी तो यूनिवर्सिटी है, कहाँ आप अप्लाई कर रहे हो, किस कोर्स में कर रहे हो। उनका टोटल सिंगल एजेंडा रहता है कि हम अगर वीज़ा आ गया तब तो इससे 30 लाख ले लें, क्योंकि खर्चा तो वही 5-10 लाख रुपए का है, तो 20-30 लाख रुपए हमारे बन जाएंगे। नहीं आया तो 1 लाख रुपए हमने तो प्रोसेसिंग चार्ज तो हमारा रख ही लिया, तो उनका कुछ गया नहीं। वो 200, 300, 500 बच्चों की फाइल्स इकट्ठी करते हैं 30-30 लाख रुपए में, और उस पैकेज सिस्टम के बदौलत करीबन 10% उसमें से वीज़ा आते हैं, बाकी नहीं आते। तो ये एक बहुत बड़ा मास लेवल पे स्कैम है। दूसरा, आपको बचना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं फ़ीस कहाँ दे रहा हूँ। जैसे यूनिवर्सिटी का अगर ऑफर लेटर आ गया तो उसमें अकाउंट डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप यूनिवर्सिटी में ही जमा कराएं। ये बहुत बेसिक है सुनने में, लेकिन यहाँ पे बहुत बच्चे फंस रहे हैं कि एजेंट को पैसे दे दिए या उसके कंसल्टेंट को पैसे दे दिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके साथ प्रॉब्लम आ रही है। और ऐसे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। और इसके अलावा पैकेज सिस्टम के अलावा आप ये देखो कि कई तो ऐसे एजेंसीज हैं राहुल जी, जो आपको एग्रीमेंट और चेक साइन करके दे रही है और जॉब के लिए आपको गारंटी दे रही है। कोई भी कंपनी इंडिया से, मैं आपको ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, इन 5 कंट्रीज के अंदर जॉब नहीं दिला सकती। जो ये कहते हैं ना कि हम जॉब के लिए आपका वीज़ा 3 लाख 5 लाख दे दो, कोई भी कंपनी लीगली किसी भी बंदे को इन कंट्रीज में जॉब दिला ही नहीं सकती। तो वो जो आप पैसे दे रहे हो वो टोटल फ्रॉड के हैं। वो आपका टाइम मांगे जाएंगे, फिर बोलेंगे आप यहाँ अटक गए, वहाँ अटक गए। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है। और ये जो ओवर प्रॉमिस है ना किसी का भी, उससे आपको बचना है। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ की प्रॉमिस करी है बच्चे को कि एजुकेशन अच्छी मिलेगी, वो आप जग जाहिर बात है, और आपको पैकेज अच्छा मिलेगा अगर आप पढ़ोगे तो। अब आप कहोगे साहब मैंने तो ERP में एडमिशन ले लिया और वहाँ पे नंबर लाए हो आप 45%, और फिर आप कहोगे वो 60 लाख कहाँ गए, तो उसमें मैं नहीं कर सकता कुछ। लेकिन अगर आप पढ़ाई करोगे तो उसमें हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटी आपकी कैसी है, रिसर्च। एक जो बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं और फिर बाद में परेशान होते हैं, वो है बिल्कुल भी एजेंट को लाके पेपर दे देने, बोले सर आप जानो और आपका काम जाने। वो गलत है। आप रिसर्च करो, यूनिवर्सिटी कौन सी है, कोर्स कौन सा है, क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा, क्योंकि रिसर्च हमें सिखाई नहीं जाती है। रहना पड़ेगा कुल मिला के। ऐसा नहीं है कि भाई साहब आपको दे दिया आपका बच्चा आप जानो, तो वो भाई साहब फिर भाई साहब बन जाएंगे नहीं से। चलो, अब सर ये तो हो गया स्कैम वाला बात। अदर देन स्कैम, मैं बोल रहा हूँ कोई स्कैम नहीं है। एक बच्चा यहाँ पढ़ता था, अब आपने उसको वहां भेज दिया, तो उसको
लाइफस्टाइल बेसिस पे कि वो यहाँ पे भारत का जीवन कैसा था, वहाँ का जीवन कैसा था। तो लाइफस्टाइल लेवल पे या मान लो स्टडिंग पैटर्न की, यहाँ पढ़ाई कैसे होती थी, वहाँ पढ़ाई, उस पैटर्न लेवल पे क्या चैलेंज आएंगे? जो माइंडसेट या एडजस्टमेंट इशू होता है ना कि आप नीचे हाई एल्टीट्यूड से मैदानी क्षेत्र से हिमालय जाओगे तो बॉडी एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लेगी, थोड़ा सर्दी जुकाम चीजें आएगी। तो वैसा वाला इशू की लाइफस्टाइल लेवल पे, स्टडी लेवल पे क्या डिस्कम्फर्ट फेस करता है? इसमें दो चीज़ें हैं राहुल जी। पहली तो लाइफस्टाइल पे अपन आते हैं, तो जैसे आप लैंड करोगे तो आपको कम्युनिकेशन चैलेंज आएंगे। भले ही आपकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो, एक्सेंट पकड़ने में मुश्किल रहेगा। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टेबल रहना पड़ेगा कि आगे चल के मैं समझने लग जाऊँगा। फिर सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होती है आपका। आपके लिए वो जोक है लेकिन उनके लिए नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पहले असाइनमेंट में 10 में से 8 नंबर आए और उसमें आगे लिखा हुआ नॉट बैड। अब मैं कंफ्यूजन में ये हूँ कि ये नॉट बैड का मतलब बुरा नहीं, हिंदी में तो ये ट्रांसलेट होता है। मैंने कहा अगर ये बुरा नहीं है तो 8 नंबर कैसे आ गए? तो ये क्या बुरा है या बुरा नहीं है? तो मैं टीचर के पास पहुंचा, मैम आपने ये सब तो ठीक है और आपने ये दिया मेरे को मार्क्स, इसमें नॉट बैड क्यों लिखा है और इसका मतलब क्या होता है? बोले नॉट बैड का मतलब होता है वेरी नाइस। यूके के अंदर जो स्लैंग है तो स्लैंग का इश्यूज आएंगे आपको। तो ऐसे करके आपको कल्चर के अंदर बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, कम्युनिकेशन के अंदर आने वाली है। फिर जिस हिसाब से वो लोग कम्युनिकेशन है या ओपननेस है वो इंडिया में अपने पास नहीं है, तो उनमें आपको, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इनसे एडजस्ट कर जाते हो। सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा वो आएगा एजुकेशन सिस्टम पे। आपको आपने अपनी डिग्री के अंदर फर्स्ट ईयर में आपने एंट्री करी है, तो पहली चीज़ जो बच्चों को ध्यान रखनी है जो भी बाहर पढ़ने जाए कि 7 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है या फ्रेशर्स वीक जिसको बोलते हैं वो होता है। उसमें लाइब्रेरी क्या होती है और आपके रेफरेंसिंग कैसे होती है और लाइब्रेरी को कैसे यूज़ करना है। रेफरेंसिंग जो वर्ड है वो पूरी यूके कनाडा कोई भी एजुकेशन है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में जाके रेफरेंसिंग करना सीख गए, जो भी आपके असाइनमेंट होंगे कि कहाँ से आपका सोर्स है, कैसे आपने इसको लिखा, किस ऑथर से ये चीज़ आ रही है, वो रेफरेंसिंग पार्ट अगर आपका सॉर्ट आउट हो गया, आप पूरे 3 साल आसानी से बिता दोगे। और आप ये सोचोगे कि मेरे को ये सब्जेक्ट में याद करके एग्जाम में लिख के आना है, तो आप गए। रट्टा विद्या जो अपन कहते हैं, रटंत विद्या, कि रट्टा मारो और कर दो, वो नहीं चलेगा। वो नहीं चलेगा। आपकी क्लास होगी पूरे हफ्ते में सिर्फ 1 दिन या 1.5 दिन, 12 घंटे आपको पूरे हफ्ते में पढ़ाया जाता है। उसके अलावा वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 48 से 50 घंटे आप लाइब्रेरी में जाके उसके ऊपर रिसर्च करोगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अपने बिजनेस मैनेजमेंट करके फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होता था। अपने यहाँ क्या होता है कि अपन ने बुक पढ़ी, उसमें से 20 क्वेश्चंस आ गए, उनके अपन ने आंसर करके आ गए, बात खत्म। अब वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे आपकी कोई थ्योरी है, जो थ्योरी ऑफ नीड हायरार्की जो है, वो थ्योरी स्टारबक्स के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट होती है और स्टारबक्स के ऊपर अगर वो इम्प्लीमेंट हो रही है तो क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर सही कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर आपका पहला पेपर है। अब आपका उसका एग्जाम नहीं होना, आपको स्टारबक्स जाना है, आपको वो थ्योरी पढ़नी है लाइब्रेरी में, कौन सा ऑथर क्या कर रहा है उसके पक्ष और विपक्ष में लिखना है, और वो स्टारबक्स के लिए आपको सही लग रही है तो वो सही क्यों लग रही है वो लिखना है, और आपको ये करीब करीब 1000 वर्ड्स के अंदर अपनी रिपोर्ट तैयार करके जमा करानी है। अब उसमें वो रेफरेंसिंग जरूरी आ गई कि आपने कौन सा थॉट कहाँ से लिया। तो ये एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे फर्स्ट ईयर का। आपका कोई एक सिंगल एग्जाम नहीं होगा, आपको ऐसी ही करीब 10 से 12 रिपोर्ट्स तैयार करनी है। चाहे स्टारबक्स की ले लो या आप जैसे कैडबरी का आपका मर्जर एंड एक्विजिशन हुआ था, उसके ऊपर मेरा असाइनमेंट था क्राफ्ट एंड कैडबरी का। तो वो मैं उस दिन मर्जर एक्विजिशन थ्योरी में नहीं पढ़ रहा, मैं वहाँ कैडबरी में भी जा रहा हूँ, क्राफ्ट में भी जा रहा हूँ और उनसे बात कर रहा हूँ कि आपके मर्जर एक्विजिशन में क्या बेनिफिट्स हुए, क्या नुकसान हुए, कौन सी थ्योरी आपने इम्प्लीमेंट करी। वो मैं फिर लाइब्रेरी में आके वो थ्योरीज पढ़ रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होता है। फिर वो थ्योरीज कंप्लीट होने के बाद में मैं अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहा हूँ। तो अब आप देखो कि मेरी एजुकेशन में मर्जर और एक्विजिशन की डेफिनेशन मेरे को रटना नहीं है, मेरे को वो पूरी प्रोसेस कैसे होती है ना उसको पेपर पे लिख के रियल टाइम एक्सपीरियंस पे फोकस है। बिल्कुल कि पढ़ा रटन विद्या नहीं कि तुमको कितने फॉर्मूला आते हैं कि एनवायरनमेंट के 5 बेनिफिट बताओ, 8 बेनिफिट बताओ, तुम उसको वो नहीं है। एक्सपीरियंस करो कि तुमको समझ में आई कि नहीं आई, अंदर गई कि नहीं गई, ये बताओ। बिल्कुल एब्जॉर्वेशन पे पूरा फोकस है, तो वो एकदम डिफरेंट हो जाएगा बंदे के लिए। लेकिन अगर वो 2-5 असाइनमेंट कर लेगा तो फिर तो कुल मिला के ये कि लाइब्रेरी से प्यार करना सीखो। फिर आप टाइम दो किताबें पढ़ने में, इंजॉय करने लगो, एंजॉय करना सीखो, रटने की जरूरत नहीं है आपको।
तो सर अभी अपन ने जैसे एजुकेशन से पहले राइट एज की बात करी, कल्चर की बात करी, अब जैसे भाषा का कम्युनिकेशन इशू आता है तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करता है बंदा, या वीजा में किस चीज का ध्यान रखे, क्या रखे वो? सर कम्युनिकेशन की तो हम आइल्स की और ये सब प्रिपरेशन करवाते हैं। दूसरी बात, आप वहाँ पे जाने के बाद एक वो बैक मत हो कि मेरे को नहीं आता। हर कोई आपसे बात करेगा, उनको भी पता है कि आप बाहर से आए हो, तो कॉन्फिडेंस रखो और महीने भर में आप उस चीज़ को निकाल लोगे। रही बात वीज़ा प्रिपरेशन की, तो वीज़ा के अंदर ये है कि हर कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। मोस्टली 4-5 चीज़ें हैं जिनसे आपको बचना है। कि वीज़ा, कभी भी आपको कोई ये कहे कि हम वीज़ा आपको दिला देंगे, तो वीज़ा वो नहीं दिला सकता, क्योंकि वीज़ा दिलाने के लिए वीज़ा ऑफिसर है, उस कंट्री का एक इमिग्रेशन सिस्टम है, वहाँ के हाई कमिश्नर है, वो लोग वीज़ा देते हैं, एजेंट वीज़ा नहीं देता है। मेरे हाथ में यूके का वीज़ा नहीं है, तो मैं वीज़ा दिला दूंगा ऐसा मैं क्लेम कर रहा हूँ, तो समझ लो कि आप उस एजेंट से तो दूरी हो जाओ। सही बात। और दूसरी बात, वीज़ा के लिए आपका जो भी पेमेंट है, पेमेंट पे मैं बार-बार फ़ोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहीं सबसे ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो कोई आपको कहे कि 1 लाख रुपए लगेंगे या 2 लाख रुपए लगेंगे, तो वो सब फ़ेक है। आपके जो पेमेंट होगा, वो सीधा हाई कमीशन में या तो आपके डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से वो पेमेंट होगा, और साथ में वो जो डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है, उसमें हम बस उसको अच्छे से प्रेज़ेंट कर सकते हैं। ये हमारी तरफ से काम रहता है। हम उस चीज़ का कोई चार्ज नहीं करते, ना कोई डिसेंट एजेंसी होती है वो चार्ज करती है। अगर कोई भी चार्ज कर रहा है, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है बेसिकली। टॉप 5 कंट्रियां जो आपको लगता है कि यार एजुकेशन के लिए बेस्ट है, जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉप 5 कंट्रियां जहाँ नहीं जाना चाहिए, कि अवॉइड करो यार, यहाँ गड़बड़ ज्यादा है। 5 कंट्री पहले पॉजिटिव वाली। सर सबसे पहले पॉजिटिव में तो ये है कि 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है दुनिया में, जहां आप आंख बंद करके आप अपना कोर्स पसंद कर लो और चले जाओ। कनाडा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इन पांचों ही कंट्रीज के अंदर आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी एक्सपोजर मिल जाएगा। इन पांचों में प्रायोरिटी जो रखनी है आपको, अगर आप प्रोफेशनल हो और आपको जॉब करनी है और करियर आगे बनाना है और वहीं रहना है, तो आपके लिए इमिग्रेशन फ्रेंडली आपको देखनी पड़ेगी, जिसके अंदर अभी टॉप पे आ रही है आपकी ऑस्ट्रेलिया, फिर आ रहा है आपका यूके, फिर अभी कनाडा का और इंडिया का थोड़ा सिचुएशन ऊपर नीचे है, लेकिन वो नॉर्मल है, थोड़े दिन में सही हो जाएगा, फिर यूएसए और फिर न्यूजीलैंड। तो इस तरीके से आप अपना वो प्लान कर सकते हो कि ये कंट्रीज में प्रेफर करूँ। यूरोपियन कंट्रीज नहीं? यूरोपियन कंट्रीज फिर इन 5 के बाद में, वो टॉप 5 में आप उनको नहीं अच्छा, ले टॉप 5 सकते। में नहीं आते। एंड बॉटम 5 में कि यार इन 5 से दूर रहो तो बेटर है, यहाँ मत ही जाओ, यहाँ कुछ गड़बड़ ज्यादा है। इन 5 के बाद में सिर्फ यूरोप बचता है, और यूरोप के बाद में आप जापान ले सकते हो, और इनको भी आप नहीं लो तो, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा आएगा आपके पास। तो इन 5 के बाद में सिर्फ एक यूरोप है जहाँ पे आपको एजुकेशन लेनी चाहिए। इसके अलावा जो आपको ये एमबीबीएस वाली किस्सा मैंने बताया, तो वो बच्चों को नहीं जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, चाहे चाइना हो, रशिया हो, किर्गिस्तान हो, कजाकिस्तान हो। इन कंट्रीज़ में बहुत सारे स्कैम्स भी हैं, उसमें अभी डिटेल में बहुत डिटेल है। तो उसके अंदर, उसमें भी क्या है, जैसे बच्चे के एमबीबीएस के लिए 50 लाख रुपए ले लेते हैं, पता लगता है यूनिवर्सिटी की फीस 5 लाख रुपए है। तो इन कंट्रीज से बचो जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है या ना के बराबर है। और एक वो करप्शन इंडेक्स में देखो कि आप 15-20 कंट्रीज के बाद तो आप नहीं जाओ उनमें, क्योंकि यहीं जूझ रहे हो, वहां जाके भी जूझोगे, क्या फायदा। तो सर अभी जैसे एक जनरल सवाल कि आप बाहर गए, वहां पे काम किया, रहे, जॉब भी की, अब इंडिया भी आ गए, इंडिया भी देख रहे हैं, बाहर भी देख रहे हैं, और आप तो रोज बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, बाहर के बच्चे आ रहे हैं, आपको किससे बता रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ये जो इंडिया का यूथ अभी इस समय बाहर जाके जो सेटल्ड है, वो ज्यादा खुश है, या जो वहां गया, एक्सपोजर लिया, वापस आया, वो ज्यादा? दोनों लाइफ में अगर कंपेयर करें भाई, दोनों में कुछ प्रोज एंड कॉन्स तो हैं। वहां के रहने के प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, और यहाँ वापस आके रहने के प्रोज एंड कॉन्स क्या है? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देता हूँ कि जो मैंने देखा है, अगर यहाँ से बच्चा बाहर जाके सेटल हो गया और अच्छी खासी सैलरी वगैरह ले रहा है या अपना स्टार्टअप कर चुका है, और अगर वो वहीं फिक्स हो गया है, तो वो कुछ समय बाद में एक होम सिकनेस उसको होने लगती है। और अगर आप वापस आ गए हो वहां से, या आपने दोनों जगह सेटअप करने की कोशिश करी है, तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। रीजन, आपकी वहां पे अच्छी कंपनीज मिलेगी जिनको बहुत काम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए या सर्विस चाहिए, और इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे वो सर्विस भी मिल सकती है जो आप उनको डिलीवर कर सकते हो, वो प्रोडक्ट भी मिल सकता है जो उनकी रिक्वायरमेंट है। तो आप अपने विजन को अगर सैलरी से या वहीं तक खत्म नहीं करते, तो आप ऐसी जगह पे खड़े हो बाहर पढ़ने की वजह से कि जो डिमांड कर रहा है और जो सप्लाई कर रहा है, उसके बीच का ब्रिज आप हो। सही बात। चाहे मेरी तरह ले लो आप कि मैं एक एजुकेशन, बच्चों की इंडिया के डिमांड है और वो सप्लाई कर रहे हैं, और मैं एक ब्रिज का रोल बीच में प्ले कर गया, क्योंकि आप वहां थे तो क्योंकि एक मैं कृपा वहाँ है।
ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए, कोई भी सर्विस, जैसे सीए के रिगार्डिंग आप ले लीजिए, तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया ही डिलीवर कर रहा है। आप अगर सीए हैं और वहाँ पे भी आपका होल्ड है, तो आप एक ब्रिज का काम कर सकते हो और अपनी एक सेटअप पहचान आप बना लगा सकते सकते हैं। तो ये दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बाहर जाने की वजह से दुनिया के ब्रिज आप बन सकते हो, ये आपके लिए खुल जाती है चीज़। ग्रेट। और सर अगेन मैं केस स्टडी पर्सन हूँ तो मुझे फिर एक केस स्टडी याद आती है। दिस इज द सेम पर्सन व्हाट धीरूभाई अंबानी डिड। धीरूभाई अंबानी जब गए थे ईडन में काम करने, ईडन में गए तो वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे कनेक्शंस बना लिए। फिर वो जब इंडिया वापस आए तो वो यहाँ से वो सोर्सिंग कि भाई क्या चाहिए, बोले सर हमें तो ये चाहिए। मतलब धीरूभाई अंबानी की जो कंपनी थी शुरुआती रिलायंस जो ट्रेडिंग बनाई उन्होंने, वो उसमें फिक्स नहीं था क्या करते हैं। क्या करते अगर वहां से फोन आया कि भैया हमें तो माइक चाहिए, कहता कितने और कौन से मैं भिजवा रहा हूँ। और बोले वहां से सर हमें तो ना एक ऐसा असाइनमेंट था, दो पर्टिकुलर असाइनमेंट, कि वहाँ कोई शेख साहब थे। तो शेख साहब ने कहा मैं गुलाब के फूल लगाऊंगा, गुलाब के फूल का बगीचा। तो गुलाब के फूल के बगीचे के लिए मुझे तो मिट्टी चाहिए। तो किसने कहा हाँ मिट्टी भिजवा देंगे। तो यहाँ से बकायदा दो बंदे हायर किए, जा जाके गोबर इकट्ठा किया, मिट्टी बनाई, उससे मिट्टी बनाई, मिट्टी बना के मिट्टी एक्सपोर्ट की। तो बता तो सही तुझे चाहिए क्या, हम बेच देते हैं। तो दैट वाज धीरूभाई अंबानी। तो एक्सपोजर तो मिल जाता है, वहाँ के बायर खड़े हैं और आपके पास माल है तो मार्जिन बहुत अच्छा है, यू कैन डू इट। इससे आपकी बात से मैं इतना सा और ऐड करूंगा हाँ कि प्लीज प्लीज। जैसे आपने बताया तो मैदान आपका बड़ा हो जाता है। मैदान बड़ा हो जाता तो आप एक तो जैसे गांव में मैं था तो गांव तक ही सीमित रहे, शहर आए तो शहर तक, दिल्ली गए तो दिल्ली तक बढ़ गया। और आप वर्ल्ड वाइड जितना घूमोगे है। सही बात है। उतना आप अच्छा खेल पाओगे। अभी आप किन किन कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं, या कितनी कंट्रीज में आप ऑपरेट कर रहे हैं, और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? राहुल भाई, हम अभी करीबन, एक तो हम सबसे पहले पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के साथ ही डील करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हम नहीं जाते हैं। तो हमारी करीब करीब पांचों जो मेजर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें 70% यूनिवर्सिटीज़ हमारे साथ पार्टनर हैं, जिसमें करीब आप मान के चलो 1500 यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम ऑफिशियल पार्टनर्स हैं उनके। ग्रेट। उनका इंडिया का चाहे रिक्रूटमेंट हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे उनकी कंसल्टेशन हो, वो सब हम इन हाउस संभालते हैं। बहुत बढ़िया। इसके अलावा जो हमारे ऑफिसेज हैं वो इंडिया में भी है, दुबई में भी है, मॉरिशस में भी है, कई जगह वर्चुअल ऑफिसेज है, कई जगह फिजिकल ऑफिस है। लेकिन हम साउथ एशिया को अगर आप देखोगे तो इंडिया के साथ पाकिस्तान, गाना, आपका बांग्लादेश, इन सभी कंट्रीज से हम इन कंट्रीज में भेज रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया से ही हमारे स्टूडेंट जा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट साउथ एशिया पूरा हम कवर कर पा रहे हैं। एक तो ये चीज़ है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। और यूरोप के अंदर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना बच्चों को कम से कम कॉस्ट के अंदर डिलीवर कर पाएँ। तो चाहे उसमें जर्मनी हो, इटली हो, लातविया हो, लिथुआनिया हो, इन सब कंट्रीज़ को हम टच कर रहे हैं और वहाँ की भी काफ़ी सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम काम कर रहे हैं। उनकी एजुकेशन को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। यूरोप में अच्छी बात जो इंडियंस के लिए है वो ये है कि यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ चाहती हैं कि इंडियन स्टूडेंट आए और वो वहाँ की लोकल फीस से भी खुश हैं। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी की फ़ीस है 5000 4000 रुपये, वैसे वहाँ पे भी इतनी है, 15000 20000 रुपये ही फीस है। और वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कोई एडिशनल बर्डन नहीं लगा सही रहे, बात है। गवर्नमेंट सब्सिडी पे आपको मिल रहा है। बस उनको दो ही चीज़ें चाहिए, एक तो बच्चा वापस आए अपनी कंट्री, मतलब इंडिया वापस चला जाए, और इलीगल इमिग्रेंट वहाँ नहीं बने। इसलिए इंटरव्यू वगैरह 2-4 चीज़ें हैं, वो उसको क्लियर करनी पड़ती है। आगे हम अब इसको और स्कोप बढ़ा रहे हैं अभी। जो ऑपरेशंस हैं वो काफ़ी और सिटीज़ में, टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ जो हैं वो हमारा मेन टारगेट है, क्योंकि टियर 1 में तो ऑलरेडी काफ़ी सेटल्ड चीज़ें हैं। जैसे हमने आगरा में ऑपरेशंस करे, आगरा में हमारा ऑफिस है, हम अकेले हैं आगरा में। Okay. औरंगाबाद में हम अकेले हैं। ये छोटे छोटे शहर हैं और यहाँ पे हमें बच्चों को बहुत सेवा करने का मौका मिला और बहुत अच्छे वहाँ के बच्चे। सही बात, मैं कह रहा हूँ जरूरत भी इनको ज्यादा देखा जाए तो। मैं अगर अपन टियर 1 की बात करेंगे तो टियर 1 के पास तो अपॉर्चुनिटीज यहाँ भी मिल जाएगी। जी, आगरा के बंदे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, कानपुर के बंदे को, औरंगाबाद के बंदे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, पता ही नहीं होगा मेरे हिसाब से। मैं सर एक बार अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि यार ये जो चीजें अमर भाई ने बताई आपको, ये चीज आपको क्या पहले से पता थी, आपके लिए डिस्कवरी थी? जैसे मेरे लिए पर्सनली बहुत सारी चीजें अपने आप में एक डिस्कवरी थी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक सर अभी लास्ट इसको 2-3 सवालों पे एंड करते हैं। पहला सवाल, जो भी इंडियन यूथ जो पढ़ाई बाहर करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है, या इंडिया का बंदा जो आज की डेट में खुद ही जॉब कर रहा है, क्या सजेशन देंगे आप बाहर जाने के हिसाब से? बाहर जाने के हिसाब से? हाँ जी, तो राहुल जी मेन बात ये है कि आप यहाँ जॉब कर रहे हो और आप खुश हो, तब तो वेल एंड गुड। ठीक। अगर आपकी डिमांड ही नहीं है, आप जो हो उसमें राजी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मस्ती से अपना काम करो। और मैं भी यही चाहूँगा कि आप खुश रहो जैसे भी। लेकिन अगर आपको ये क्यूरियोसिटी है कि यार मैं इस जॉब में भी खुश नहीं हूँ, मैं सुबह 8 बजे यहाँ जाता हूँ, रात को 11 बजे तक मेरे को काम करवाते हैं और सैलरी नहीं दे रहे, और इस तरीके की अगर आपकी कंप्लेंट्स हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप बाहर जाओ
और ये तो बिल्कुल ही ना सोचे कोई भी बंदा जो 50,000 रुपए की भी सैलरी पे है कि मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। उसकी व्यवस्था तो अपने आप हो जाएगी। इतने मेथड्स या इतने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने पास अवेलेबल है, इतने रिसोर्सेज आज की इकोनॉमी में आपके लिए पॉसिबल है। भाई अभी दुनिया और बड़ी है, तो ये मत हम्म, सोच कि मैं बैंगलोर में काम कर रहा हूँ और मैं तो ये वाला इंजीनियर हूँ तो मेरे को तो 3 ही कंपनियों में जॉब मिलेगी, हाँ जी, ये निकालेगी तो ये निकालेगी तो इन 3 के अलावा मैं जाऊँ कहाँ। या तुम सीए हो या कंसल्टिंग कर रहे हो तो बोले अरे 4 कंपनियों में ही घूमना है, मेरे पास तो रास्ते ही नहीं है। तो रास्ते बहुत बड़े हैं। रास्ते बहुत हैं और लोग आपके लिए सपोर्ट करने के लिए बहुत खड़े हैं। वो सपोर्ट कैसे मिलेगा उसके लिए हम बैठे हैं, हम आपको पूरे रास्ते बताएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ खुश हो तो वेल एंड गुड, और अगर आप सीख कर रहे हो और ज़्यादा तो जो बच्चा प्रोफेशनली आए उसके लिए तो बहुत ईजी है रादर देन फ्रेशर के लिए। और इतने बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं कि आप करियर स्विच जो है वो करियर स्विच आप ये मत देखो कि 18-19 पे हो गया जो हो गया। आप 30-35-40 ईयर्स के भी हो और अभी भी अगर आपको करियर स्विच करना है और कुछ प्रोग्रेसिव लाइफ में करना है तो आपके पास अभी पहले से ज़्यादा मौका है। मतलब अगर आप 35 हो, 1,50,000 जो भी आपकी सैलरी है, तो अब आपके लिए जो मौका है वो आपके लिए 18 साल की उम्र में नहीं था। अब सही आपके बात है। पास बहुत अच्छी आपके अपॉर्चुनिटीज पास है। एक्सपीरियंस हो गया है, आपके जी, पास फाइनेंशियल ट्रबल नहीं है, आप सेटल्ड हो काफी हद तक। वो रिस्क नहीं है कि मैं क्या करूंगा, तुम कर चुके जो करना था, अब तो तुम नेक्स्ट लेवल का गेम एक खेलो। मैं देख के बड़ा दुखी होता हूँ इंडिया के अंदर कि जैसे 35 साल 32 साल की एज हो गई, अरे यार अब क्या करना है, अब तो सब चल रहा है। हाँ, वो थोड़ा सा छोड़ो, कुछ एक्साइटमेंट अगर आपको चाहिए लाइफ में कि आप कुछ रिस्क लेना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, या जो और मैं तो बोल रहा हूँ रिस्क और नहीं है ये रिस्क तो तुम यहाँ रुके हुए भी रिस्क है। बाहर जाओगे तो जी, बाहर तो रिवॉर्ड पड़ा है, रिस्क तो रुकने में है। वो रिस्क इस तरीके से है कि मैं यहाँ से जाके वहाँ कैसे रहूंगा, वो सोच ही है ना, बस वहीं आप कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन। कंफर्ट। और सर देखो, एज अ एंटरप्रेन्योर अब आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे बाकी एंटरप्रेन्योर्स को, जो तो आपको देख के कह रहा है कि यार 10 साल में अगर इतनी बड़ी कंपनी बनाई जा सकती है सिर्फ पैशन के दम पे, सिर्फ अपने विजन के दम पे, तो भाई साहब क्या मैं भी कर सकता हूँ क्या? उसको क्या सजेशन दोगे जो कि यू अभी एंटरप्रेन्योर आपको बैठ के सुन रहा है? सर मैं तो ये कहता हूँ बिजनेस आसान नहीं है और बिजनेस से आसान कुछ नहीं है ओके। मेरे लिए। मतलब मैं जो अपनी लाइफ को देखता हूँ, मैं राहुल जी गूगल करता था प्रॉफिट में आने के लिए कंपनी को कितने साल लगते हैं, क्योंकि मेरे पास तो 4 साल तक प्रॉफिट ही नहीं आया। तो बिजनेस आसान नहीं है, पहले 4-5 साल तक हो सकता है आप 1 रुपया भी नहीं कमाओ। और बिजनेस से आसान कुछ नहीं है, क्योंकि वो 5 साल अगर आपने 18 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पूरी जी जान जी तोड़ लगा दिया, तो फिर जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं उसका फिर आपको मज़ा भी आता है, लाइफ भी है। लेकिन वो 5 साल देना हर किसी के बस की भी नहीं है, और हर किसी को देने भी नहीं चाहिए अगर वो उतना उसमें वो ज़ील नहीं पैशन है। नहीं, ज़ील नहीं है, सही बात। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं और खुश हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं है आप बिजनेसमैन ही बने, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर बिजनेस करना है तो पहले 5 साल तो आपने बिजनेस किया, आपको भी पता है सारी चीज़ें। पहले 5 साल भी नहीं तो 3 साल तो आपको बहुत गुजराती फंडा है परेशानी 1000 दिन। 1000 दिन। 1000 दिन तक तो देखो ही मत कि क्या हो रहा है, जो कर रहे हो 1000 दिन तक तो चलेगा, फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे बाद में। तो इफेक्टिवली 3 साल होते हैं। हाँ जी, अगर आप दिमाग लगा के काम करते हो तो वो जितने भी प्लस माइनस है 3 साल में आके निकल जाते हैं। चौथे साल से आप एक मैच्योर बंदे होते हो जिसको ये पता भी नहीं चले ना क्या करना है, तो ये तो क्लियर हो ही जाता है क्या नहीं क्या करना है। नहीं करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर अभी आपको मौका मिले कि चलो जीरो से दोबारा 2025 में एक नई कंपनी डालेंगे 1 जनवरी से, तो कौन सी ऐसी चीजें जो आपको लगता है यार उस समय नहीं करी थी अब करूंगा, या उस समय गलती करी थी अब नहीं करूंगा? एक तो जो मैंने गलतियां करी वो बता देता हूँ मैं। सबसे बड़ी गलती में तो ये था कि मार्केटिंग से सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो बहुत सारी लाख रुपए 50,000 रुपए वहाँ मार्केटिंग में लगा दिए जहाँ से मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलने थे। अपने आप को ब्रांड दिखाने की कोशिश मैंने करी स्टार्टिंग से ही, जो गलत हो गया थोड़ा सा। तो पहले आपको कस्टमर और आपके प्रोडक्ट पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। छोटे छोटे घर घर जाके आपको कस्टमर बनाने पड़ेंगे रादर देन आप चाहो कि मार्केट से आपके पास बंदे आए। सही बात है। तो स्लो स्टार्ट होगा तो आपको बेनिफिट में रहोगे, और ब्रांड बनना चाहिए, वो सारे पैसे लगाने चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा पहले प्रोडक्ट तो बने, है ही नहीं तो ब्रांड क्या बनाओगे? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कैपिटल की जरूरत नहीं है आपको बिजनेस करने के लिए, आपको मेहनत की जरूरत है। उस मेहनत से थोड़ा बहुत पैसा आएगा, उससे आप बिजनेस को बनाते जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि बिजनेस से आप पैसा निकालो, लेकिन बिजनेस के लिए आप 1 करोड़ 5 करोड़ लेके आप बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते। आपको जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, और तभी वो चीज़ निकलेगी, तभी आप बनोगे, और क्या नहीं करना वो तभी सीखोगे।
ग्रेट। नहीं तो 5 करोड़ का नुकसान होने के बाद सीखोगे। अब सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये तो मैं बाकी मेरे पॉडकास्ट का बेनिफिट लिए, अगर कोई अपने को देख के इंस्पायर हो गया हो भाई कि सर ये कहाँ है 50,000 की जॉब मैं करा रहा हूँ, अब मुझे तो पैसा अमर भाई निकालो, तो आपसे कैसे कांटेक्ट किया जाए, क्या तरीका है? राहुल भाई, एक तो मेरी कंपनी है मेरिडियन ओवरसीज, उसकी ठीक। वेबसाइट है, वहाँ से आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी जो भी क्वेरी आएगी, हमने एक एआई बेस्ड टूल बना रखा है। आपकी जो भी क्वेरी है और हमारी टीम आपको क्या कह रही है वो आपको ट्रांसपेरेंट वहाँ दिखेगा। आपके कौन से कोर्सेज आपको मिले हैं, कौन से आपके ऑप्शंस मिले हैं, वो दोनों साइड आपको ट्रांसपेरेंटली दिखेगा। और मैं खुद पर्सनली काफ़ी सारी प्रोफाइल्स चेक करता हूँ। जयपुर में हमारा ऑफिस है, हेड ऑफिस। आप मेरे से आके कभी भी मिल सकते हैं, डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं। और बहुत बड़ी टीम है, करीब करीब हमारे 12 ऑफिसेज इंडिया में अभी रनिंग है। आपके पास नियरेस्ट सिटी जो भी है, आपको वेबसाइट पे डिटेल मिल जाएगी। आप वहाँ पे वॉक इन कर सकते हैं। ब्रांच मैनेजर से कह सकते हैं अगर आपको मेरे से ही बात करनी है तो वो मेरे से बात करा देंगे आप। ओके सर, बाकी डिटेल तो फिर मैं आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि जो जो व्यक्ति अमर भाई की नॉलेज से बेनिफिट लेना चाहता है और इस मिशन में आगे बढ़ना चाहता है कि बेटे कैसे अपनी स्किल बढ़ाए, नॉलेज बढ़ाए, अपनी लाइफस्टाइल बेटर करे, अपने परिवार को अच्छी चीज़ें दे सके। अब सर जाते जाते एक आखिरी सवाल जो मैंने अब तक जितने पॉडकास्ट किए हैं हर गेस्ट से पूछा है, और आज का हॉट टॉपिक है वो, कि वर्क लाइफ बैलेंस। क्योंकि यहाँ पे है ना दो तरह की बातें होती है। एक तो नारायण मूर्ति जी वाला या भविष्य अग्रवाल वाला कॉन्सेप्ट आता है कि 70 घंटे काम करो, आराम क्या होता है, काम 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 और बाकी सब साइड। और दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं भाई साहब, तुम काम जीने के लिए ही तो कर रहे हो, अगर तुमने जीवन ही नहीं जिया तो फिर इतना काम कर क्यों रहे हो? तो वर्क लाइफ बैलेंस को लेके लोगों के बहुत स्ट्रांग व्यूज हैं। कोई कहता है जिंदगी, कोई कहता है लाइफ। तो मैंने कहा सब व्यक्ति से ये सवाल पूछेंगे तो कम से कम कोई व्यक्ति 100 पॉडकास्ट देखेगा तो एक समरी समझ में आ जाएगी कि व्हाट इज द पर्सपेक्टिव। सो दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पॉडकास्ट। वर्क लाइफ बैलेंस को लेके आपकी क्या राय है, और आप पर्सनली आप कैसे लाइफ लीड करते हैं, और कैसा आपका कॉन्सेप्ट रहता है, क्या क्या करते हैं बिजनेस के अलावा, और क्या क्या चीजें करते हैं आप? सर इसके अंदर मेरा थोड़ा सा नज़रिया ऐसा है कि जो वर्क है और लाइफ है, इसको अगर हम ड्युअलिटी में बांटेंगे या दो में बांट देंगे कि वर्क अलग है और लाइफ अलग है, तो लाइफ बहुत फीकी हो जाएगी या परेशानी वाली रहेगी। वर्क को मैं वर्क की तरह नहीं लेता, मैं अपॉर्चुनिटी की तरह लेता हूँ। कि जैसे मैं ऑफिस में भी बैठा हूँ तो ये रहता है कि भाई हमें यहाँ बैठ के अच्छा लग रहा है, क्या मौका मिल रहा है, उसको पॉजिटिवली और उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो हम वहाँ बैठे हैं। अगर मेरे को जिस दिन अच्छा नहीं लगेगा, मैं सब छोड़ के कहीं भी जा सकता हूँ, मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है। सही। तो मैं इंडिविजुअली एम्पावर्ड हूँ अपने डिसीजंस के लिए, और वैसे ही सारे लोग हैं। तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि एक फियर फैक्टर जो है आदमी के अंदर, कि मैं काम नहीं करूँगा तो मेरे को रोटी नहीं मिलेगी, या मेरे को जो भी XYZ नहीं मिलेगा, और मैं काम करूँगा तो मैं परेशान होऊंगा, लेकिन ये है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो बेसिक प्रॉब्लम है वो फियर की है। तो फियर से अगर आप लाइफ लीड करोगे तो ऐसे क्वेश्चन हमारे आने स्वाभाविक है। वर्क लाइफ हो, अंदर बाहर इधर उधर, अगर आपका फियर फैक्टर नहीं है और आप एज ए इंडिविजुअल अपने कॉन्फिडेंस के साथ लाइफ लीड कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं आएगी। आप हर एक्शन को पूरी कॉन्शियसनेस के साथ करोगे, पूरी अवेयरनेस के साथ करोगे और उसको एंजॉय करोगे। तो ऐसे ही मैं क्या करता हूँ कि जैसे मेरी कंपनी में है, तो मैंने जब से काम स्टार्ट किया है, मैं कॉन्शियसली ये एफर्ट करता हूँ कि मेरा जो भी एक्शन हो वो पॉजिटिविटी की तरफ हो, और वो एक्शन अपना किसी की लाइफ में पुश उसको मिल रहा हो, और मेरे को उस एक्शन को करने में मज़ा आ रहा हो। तो मेरे लिए जो बुनियादी चीज़ है वो है कि मेरा कोई भी एक्शन हो उसमें मेरे को मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। मतलब उस काम को करने से क्या मेरी एनर्जी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। अगर ऊपर जा रही है तो वर्क हो चाहे 18 घंटे चाहे 24 घंटे, मज़े ही मज़े हैं। और अगर आपको उस काम को करके आपकी एनर्जी लो हो रही है, आप थक रहे हो, तो फिर आप उसको मत करो, चाहे आप घर पे बैठ जाओ। आप 3 महीने कुछ नहीं करोगे तो आप इतना कुछ कर जाओगे। जो ज़बरदस्ती है ना अपने साथ, वो मत करो। और जैसे इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं हर महीने एक सेशन भी लेता हूँ मेरी टीम का। तो मेरा अमर बाड़ा, उसके अंदर मैं मेडिटेशंस की काफ़ी बातें करता हूँ, ओके। कैसे लाइफ को लीड करना उसके बारे में बात करता हूँ। और इसके साथ मैं एनवायरनमेंट के लिए, मेरे लिए बहुत दिल से मेरे को काम करने की इच्छा होती है। तो अभी हमने मेरिडियन, हमारा जो फाउंडेशन है, और हमने काफ़ी दोस्तों ने मेहनत करके करीबन 1 लाख पेड़ हमने लगा दिए हैं। और जैसे हम बिजनेस में हैं,
प्लांटेशन में है, वैसे ही हम प्लांटेशन की जो इलीगल कटिंग है उसको रोकने के लिए भी हम बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। हमने कई आंदोलन अभी फुलेरा में खेजड़ी के लिए, खेजड़ी राजस्थान में एक पेड़ है जो सिर्फ राजस्थान में ही होता है, पूरी दुनिया में राजस्थान के अलावा खेजड़ी कहीं नहीं होता। खेजड़ी से जानवर भी खाना खाते हैं, उसकी पत्तियों से इंसानों के लिए सांगरी मिलती है। और आपको बताऊं, जब एक काल आया था 17th सेंचुरी में, तो खेजड़ी के जो पेड़ के छिलके हैं वो खा खा के लोगों ने अपने जीवन बचाए थे। तो इतना इम्पोर्टेंट जो ट्री है वो 50% हो गया पिछले 3 साल में, तो हम उसको बचाने के लिए भी काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर मैं अब इसको वर्क लाइफ में बांटूंगा तो मैं तो खेजड़ी आंदोलन के लिए 20 दिन एक साथ ही दे दिए थे कि मुझे 20 दिन एक ही जगह रहना पड़ रहा है, इधर भी भागना पड़ रहा है, 20 दिन से सोए नहीं, खाए नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो काम करने में मेरे को मजा आ रहा है। तो मेरे को वर्क लाइफ उसमें मैं कहाँ सोच पाऊंगा। तो अगर वर्क ही है और आपको पसंद है तो आप इस सेपरेशन को नहीं करोगे। लेकिन अगर आपकी लाइफ फियर से ऑपरेट हो रही है तो उस फियर को मिटाना हमारे लिए जरूरी है। फियर मिट गया तो ये सारी चीजें अपने आप कवर हो जाएगी। ग्रेट सर, मतलब अब तक का सबसे डिफरेंट आंसर आई वुड से, और आपको अप्रिशिएट करूंगा जो खेजड़ी बचाने के लिए जो आप आंदोलन कर रहे हैं। और 1 लाख पेड़ आप लगा चुके हो ना, 11 लाख का आपका टारगेट है। हाँ जी, अगले 11 साल में 11 लाख का टारगेट है, और आप सब भाइयों का साथ मिला तो हो सकता है ये 1 करोड़ 11 लाख भी हो जाए। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जितने हम लगा सके, और सारे पेड़ हम 7 से 8 फीट के लगा रहे हैं। और बाउंड्रीज जो है, जैसे कोई भी हमें बाउंड्री वाला एरिया जो मिल रहा है उसी में लगा रहे हैं। ऐसे नहीं कि हमने रोड पे लगा दी और कल भूल गए। हम स्कूल्स में जा जा के लगवा रहे हैं, घरों में जा जा के लोगों को बांट के आ रहे हैं। और हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि जो भी हम पेड़ लगवा रहे हैं जहाँ पे भी, उसकी पालन पोषण हो, क्योंकि पेड़ लगाने से तो कुछ होने वाला है नहीं। वो 3 साल अगर उसका ध्यान नहीं रखा गया तो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि 3 साल उसको हम ऐसी ही जगह लगाएं या ऐसे ही लोगों को दें जो 3 साल तक उसका ध्यान रख पाए। ग्रेट सर, ग्रेट। तो सर अमेजिंग पॉडकास्ट है। आई होप मेरे लिसनर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, और देखते हैं कैसे क्या सवाल आते हैं, और हो सकता है एक जल्दी पार्ट 2 आपके साथ फिर दोबारा करेंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे भी बहुत सीखने को मिला है भाई, और मैं देख रहा हूँ आपकी जर्नी और सारी चीजें, जिस तरीके से आप डिलीवर करते हो, मोटिवेट करते हो। सर वो जो आपका वाला था ना, आपके जो चैलेंज थे, मेरे जो चैलेंज थे, मुझे लगा यार ऐसा कंटेंट कोई देता क्यों नहीं है। जैसे ऐसे सवाल मेरे थे, मेरे को पूरे नहीं हो रहे थे, मैं चलो अपन ही करने लग जाते हैं, चीजें हो जाती नहीं। और जो आप जिस तरीके से डिलीवरी करते हो, गल्ले लाल से CEO का जो आप बात करते हो, वो मैंने काफी सारे देखे हैं, और ऑनेस्टली मैं खुद भी दुखी हो जाता हूँ। जैसे आपका एक पॉडकास्ट था कि व्यापारी टू CEO, मेरे वहाँ पे जो आज भी सोसाइटी के अंदर एक शॉप है मिठाई की, वो आज भी उतनी सी की है। और मैं खुद से क्वेश्चन करता हूँ कि यार राहुल भाई, वो CEO वाली जो सीरीज है, अगर मैं इसको सुना दूं तो इसकी लाइफ में चेंज आ सकता है क्या? तो वो जो आप डिलीवर कर रहे हो, लोग जो आपको सुन के इंस्पिरेशन ले रहे हैं, उसी के लिए लाइफ है। और उसमें मेरे को लगता है कि आप भी वर्क लाइफ नहीं देख रहे, वो आपका पैशन है, और भगवान आपको खूब तरक्की दे। थैंक यू सर, थैंक यू अमर जी, थैंक यू, धन्यवाद।